बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक और हंसती मुस्कुराती ब्राइट एंड ट्रेफुल मॉर्निंग के साथ जुगन काजिम आपके सामने हाजिर है। अच्छा व्यूअर्स, हम अक्सर बात करते हैं साउंड्स की कि अच्छे साउंड्स और बुरे साउंड्स। अब अच्छे साउंड्स में क्या आता है, जैसे कि हमें चिड़ियों को की चहचहाने की आवाज़ आती है, जब दरख्तों में से हवा गुजर रही होती है तो बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ आती है। अगर हम म्यूज़िक सुने तो, और अच्छा म्यूज़िक सुने, अब ऑब्वियसली अगर हम हैवी मेटल और लाउड म्यूज़िक सुनते हैं तो हर बंदे को वो साउंड नहीं पसंद आती, लेकिन सॉफ्ट म्यूज़िक सुने, रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुने, जैज़ सुने तो ऑलमोस्ट हर किसी को इस किस्म के साउंड्स पसंद आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो बैड साउंड्स होते हैं, जिनको अगर हम नॉइज़ पोल्यूशन की कैटेगरी में डालें तो वो बात गलत नहीं होगी। अब नॉइज़ पोल्यूशन में क्या आता है? गाड़ियों के ऊंचे ऊंचे हॉर्न, चीखने की आवाज़ें, लाउड म्यूज़िक, लाउड और वो जो कहते हैं ना शोर वाला जो म्यूज़िक होता है वो अक्सर ऐसा होता है कि किसी के घर, और बाय द वे कोई साउंड हमें अच्छा लग रहा होता है लेकिन शायद दूसरे को वो पसंद नहीं आता। जैसे कि माँ बाप अक्सर कंप्लेन करते हैं कि ये क्या नॉइज़, क्या नॉनसेंस बच्चों ने घर में लगाई दी है, बंद करो म्यूज़िक, लेकिन जो सुन रहे होते हैं बच्चे वो एंजॉय कर रहे होते हैं। सो द फैक्ट इज़, अच्छे साउंड्स भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कुछ साउंड्स यूनानिमसली ऐसे होते हैं जो लोगों को नहीं पसंद आते, जैसे कि चीखों की आवाज़ें, अगर कोई किसी पे चीख रहा है या नाराज़ हो रहा है, या फिर आप म्यूज़िक ऐसा लगा दें, हस्पताल के बाहर आप म्यूज़िक लगा दें, या किसी हॉस्पिटल के कमरे के अंदर आप लाउड म्यूज़िक लगा दें, दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन की कैटेगरी में आती हैं। कहीं पे फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ पे ऊंचा ऊंचा धाड़ धाड़ ठक 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 की आवाज़ें आती हैं, वो भी इंसान को डिस्टर्ब करती हैं। अच्छा, अब साउंड्स का हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर होता है। अच्छे साउंड्स जो हैं हमारे अंदर अच्छे किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज़ करते हैं और हम रिलैक्स हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब लोग जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो लाउड म्यूज़िक, लेकिन प्लेजेंट लाउड म्यूज़िक चल रहा होता है ताकि इंसान पंप हो जाए। आप किसी पार्लर या सैलून में जाते हैं तो वहाँ पर ज़रा चिल्ड आउट किस्म का रिलैक्सिंग म्यूज़िक, क्योंकि लोग ज़्यादातर सैलून में रिलैक्स करने के लिए आते हैं। सो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट किस्म के साउंड्स जो हैं वो प्ले किए जाते हैं। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि हम कोई भी ऐसा साउंड ना बनाएं जिससे कोई डिस्टर्ब हो। अब जैसे कि मेरी आवाज़ बड़ी लाउड है, मैंने वक्त के साथ इस चीज़ पे ख़ास एहतियात करनी शुरू की है कि मैं बहुत ऊंची आवाज़ में कहीं पे भी ना बोलूं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको लाउड नॉइज़ जो है डिस्टर्ब करती है। अब डिस्टर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, मेरे हस्बैंड जो हैं उनके लेफ़्ट ईयर में इशू है, और जब कभी बहुत ज़्यादा ऊंचा साउंड वो सुनते हैं या कोई या दो लोग एक ही टाइम पे बातें कर रहे हो, साथ में म्यूज़िक भी चल रहा हो, तो उनको एक चीज़ इसको कहते हैं टिनाइटस, वो उनको बहुत ज़्यादा बॉदर करता है। सो हमें ख्याल रखना पड़ता है। जो लोग हेयरिंग एड पहनते हैं, अगर उनके कान के अंदर हेयरिंग एड लगा हुआ हो और कोई बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रहा हो तो वो आवाज़ बाकायदा ऐसे उनके कान में जाके लगती है। मुझे एक दफ़ा किसी ने डिस्क्राइब किया कि जैसे कोई सुइयाँ कान के पर्दे के अंदर मार रहा है या कोई ड्रम मार रहा है कान के अंदर। सो द फैक्ट इज़, जहाँ पे हम दूसरी चीज़ों की एहतियात करते हैं, लिहाज करते हैं, वहाँ पे इसका भी ख्याल करना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे साउंड्स हैं जो हमारी हियरिंग को, हमारे सुनने को, जिस तरह हमारी बिनाई को बहुत सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, उसी तरह हमारे सुनने को भी साउंड्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत छोटी उम्र पे अगर आप बहुत लाउड नॉइज़ेस अपने बच्चे को सुनाते हैं या लाउड म्यूज़िक सुनाते हैं तो आपके बच्चों की हियरिंग इफ़ेक्ट हो सकती है और वो हियरिंग इम्पेयर्ड भी हो सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आज एक्चुअली हमने ENT को, एयर नोज़ एंड थ्रोट के स्पेशलिस्ट को बुलाया है। ENT से बात करने का रीज़न ये है कि आज हम उनसे डिटेल्स लेंगे अबाउट वेरियस डिफरेंट एयर एंड नोज़ एंड थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बट प्रेडोमिनेंटली हम कान की बात करेंगे क्योंकि आजकल हियरिंग के बड़े प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि उन्होंने हियरिंग एड पहनी हुई है एक या दोनों कानों में। वाई ये प्रॉब्लम क्यों होती है? क्या माँ के पेट में कोई इशू होता है? हमारे न्यूट्रिशन में कोई कमी है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? इतने ज़्यादा हियरिंग के प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं? और बाय द वे हम अपने बुज़ुर्गों में भी देखते हैं एज के साथ जो हियरिंग के इश्यूज़ आते हैं वो क्यों आते हैं, और क्या हम उनको काउंटर कर सकते हैं कि ओल्ड एज में भी जाके कम से कम हियरिंग एड पहनने की ज़रूरत ना हो। लेटर एज में आपने नोटिस किया होगा कि सुनने के मसाइल बहुत से लोगों के हो जाते हैं और लोग कहते हैं जी मुझे सही सुनाई नहीं आता। क्यों नहीं आता?
अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने कानों के साथ करते भी हैं जो हमारे कानों को बड़ी बुरी तरह से मुतासिर करती हैं, जिनमें से एक चीज़ है वो जो एक लंबी सी स्टिक जिसके ऊपर कॉटन लगी होती है, जिसको क्यूटिप भी कहते हैं या एयर स्वॉब भी कहते हैं, उससे लोग अपना कान साफ़ करते हैं। और जो कान की वैक्स है उसको कान के पर्दे के साथ पुश करते चले जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि उस क्यूटिप को जब आपने ज़ोर से इस्तेमाल किया तो आपने अपने कान के पर्दे को भी डैमेज कर दिया। सो प्लीज़ अपने कानों का ख्याल रखें और दूसरों के कानों का भी ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा ऊंचा म्यूज़िक, एयरपॉड्स या फ़ोन्स या किसी भी कानों के अंदर डाली हुई इंस्ट्रूमेंट से जब हम सुनते हैं तो अब तो फ़ोन्स में ये मैसेज भी आ जाता है कि जी आप जिस वॉल्यूम पे सुन रहे हैं ये आपके कानों के पर्दों को डैमेज करेगा। लेकिन बच्चे, स्पेशली यंग जनरेशन, टीनेजर्स, फुल वॉल्यूम पे म्यूज़िक सुन रहे होते हैं। तो प्लीज़ अपने कानों का ख्याल रखें। जैसे कि आंखें इंपॉर्टेंट है, हमारा टेस्ट इंपॉर्टेंट है, टच इंपॉर्टेंट है, हमारी सेंसेस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंस है सेंस ऑफ हियरिंग। अगर आप सुन नहीं पाते या आपके कान में कोई इशू हो जाता है या कोई कानों की बीमारी में आप मुब्तला हो जाते हैं तो इंसान बहुत तकलीफ़ में होता है। कान में इन्फेक्शन हो जाए तो हर बंदा जो है वो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ रेकमेंड कर रहा होता है। लोग रैंडमली अपने कानों में एयर ड्रॉप्स डाल रहे होते हैं। देखें, मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें और अगर कान का कोई भी इशू है तो उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। मैंने देखा है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर आप जाएं तो लोग जो हैं मतलब अक्सर जो है आप नोट करते हो कि कोई ना कोई तीली जैसी लेके अपने कान में घुमा रहे होते हैं। बल्कि नॉर्दर्न एरियाज़ के पूरे पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि वो झाड़ू की जो तीली जैसी होती है उसके ऊपर कुछ लगा के ऐसे कान के अंदर घुमा रहे होते हैं। लोग चाबियाँ अपने कानों में घुमा रहे होते हैं। प्लीज़ व्यूअर्स, कान के पर्दे बहुत सेंसिटिव होते हैं, ध्यान करना चाहिए। ये जो साउंड्स हमें अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं, कम से कम इनको सुन तो पाते हैं ना। जब हम अपने कान को डैमेज कर देते हैं तो उसके बाद उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हमारे लिए कोई बहुत मेजर इशू भी क्रिएट कर सकते हैं। सो बी केयरफुल और कानों का ख्याल रखें। जहाँ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का हम ख्याल रखते हैं वहाँ पे कानों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और कोई भी अजीब चीज़ कानों में नहीं डालनी चाहिए और उसके साथ साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो हमारे कानों को इरिटेट करे। और एक और चीज़, कान का बाहर का हिस्सा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कान का अंदर का हिस्सा है। लोग एक कान छिदवाते हैं और बाय द वे कान छिदवाने के लिए भी जाते हैं तो किसी भी रैंडम जगह पे चले जाते हैं। प्लीज़ प्रॉपर जगह पे जाएं जहाँ पे स्टेरिलाइज्ड अंदाज में आजकल बहुत मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं। लोग आज भी सुई का के अंदर धागा डाल के कान से गुजार देते हैं और कभी कभी बहुत बुरी इन्फेक्शंस छोटे छोटे बच्चों को हो जाती हैं। फिर पूरे पूरे कान छिदवा लेते हैं। ठीक है, अगर पूरा पूरा कान भी छिदवाना है तो प्रॉपर जगह पे जाएं और प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करें। देखिए, जो एयर का एरिया है, लोग अपने कान जो है, सम पीपल आर वेरी प्राउड ऑफ देयर ईयर्स। अच्छा, ईयर लोब्स में बहुत, जब हम भारी भारी इयररिंग्स ऑल द टाइम पहनते हैं तो कान का सुराख भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। सो आज हम कान से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। आपने भी अगर हमारे साथ कोई बात शेयर करनी है तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए व्यूअर्स, किचन की तरफ बढ़ते हैं जहां शेफ़ राहिला रशीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, आपकी कान की बात हो रही थी, आपने नोटिस किया कि लोग कानों के अंदर तीलियां डाल रहे होते हैं, कानों को उन क्यूटिप से अंदर घुसा घुसा के साफ कर रहे होते हैं। ज़रा सा कान में कुछ हो जाए तो हमसायों ने फलां ड्रॉप्स यूज़ किए थे, हम भी कर लेते हैं। आपने ये नोटिस किया चीज़? जी बिल्कुल। और कभी कभी ऑयल डाल रहे होते हैं, किसी के कहने पे भी वो हल्दी पका के वो जो है सरसों का तेल भी कानों में डाल देते हैं। जी डाल देते हैं, उससे फिर बाद में बड़ा इन्फेक्शन हो जाता है। भाई जो थोड़ा सा मसला होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बेचारा भी जो है ना एंटीबायोटिक के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, वो फिर लेनी पड़ती है, इलाज लंबा हो जाता है। तो एहतियात करनी चाहिए, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपने नोट किया कि आजकल यंग लोग गाड़ी में बैठे होंगे, पहले तो चले अपनी गाड़ी का म्यूज़िक बड़ा ऊंचा कर देते थे तो बाहर की गाड़ियों को भी आवाज़ आती थी। अब क्योंकि लोग कंप्लेन कर देते हैं तो कानों के अंदर टूटियाँ डाल के इतना ऊंचा म्यूज़िक यंग लोग सुन रहे होते हैं कि साथ बैठे आप कह रहे होते हैं बेटा बेटा, उनको आवाज़ ही नहीं जा रही होती। तो आप सोचिए कि म्यूज़िक कितना ऊँचा होगा। ऐसे ही है, मैं तो अपने बच्चों को बहुत मना करती हूँ, बल्कि अक्सर उनके हेडफोन में छुपा देती हूँ या उसकी तार काट के फेंक देती हूँ।
इसीलिए वायरलेस आ गए हैं, क्योंकि अमियाँ तारे काट देती थी। जी। बट वही वाली बात है ना, कान के पर्दे डैमेज हो जाते हैं। मैं 2-3 ऐसे लोगों को मिली हूँ जिनके बच्चों को जब ईयर पीसेस लगे हुए थे तो पता चला कि माँ किसी शादी पे गई, बिल्कुल उसके साथ बैठी हुई थी, वो जो म्यूज़िक सिस्टम जी। होता है ना कभी शादियों पे वो जो लगा होता है, ये वो बिल्कुल साथ बैठी हुई थी बच्चे को लेके, कभी परे होके बैठी होंगी। वो इतने लाउड म्यूज़िक की वजह से उनके कानों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो बेबी है उसके कानों को बहुत बुरा नुकसान पहुंचा। बिल्कुल, वो तो बहुत नाजुक होते हैं और एक उसमें दफ़ा ज़्यादा डैमेज हो एहतियात जाए करनी तो आप वापस नहीं जा सकते उससे। बड़े कम केसेस होते हैं कि हियरिंग वापस आ जाए आपकी। बिल्कुल। सो व्यूअर्स, वही वाली बात है कि ध्यान करें, एहतियात करें। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म का हर ऑर्गन किसी पर्पस के लिए बनाया है, तो उसका बेड़ा गर्क करने के बजाय अगर हम एहतियात करेंगे तो शायद बेहतर होगा। अच्छा व्यूअर्स, आज हम बना क्या रहे हैं, हम सिर्फ ये इनसे जानेंगे मेन्यू। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज मैं इनसे बनाना सीखूंगी, क्योंकि आज एक ऐसी चीज़ बन रही है जिसका मिक्स मैं बना लेती हूँ, पटियाँ भी मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा जब फ्राई करती हूँ तो वो खुल जाते हैं, समोसे। तो आज हम क्या क्या बना रहे हैं? जी, हम चिकन कटलेट्स बना रहे हैं और उसके लिए हम जो है ना आलू और चिकन मिक्स जो है ना चिकन ठीक है। कटलेट्स, और उसके लिए हम आलू लेंगे। नहीं, रेसिपी की तरफ अभी ब्रेक के बाद जाएंगे। ठीक है, चिकन समोसा बना रहे हैं और चिकन समोसा बना रहे हैं, ठीक है। तो आज हम ये दोनों चीज़ें आपको ऑन एयर बनानी सिखाएंगे, बल्कि मैं भी सीखूंगी, क्योंकि समोसे जो है ना, रमज़ान हो या कोई ऐसा ओकेजन हो, तो बहुत, रमज़ान का महीना हो या कोई ऐसा टाइम है या आपके घर में लोग आ रहे हो, तो समोसे बहुत खाए जाते हैं। ऑलमोस्ट हर शख्स जो है अपने घर में समोसे रखता ज़रूर है। तो बाहर से फ्रोज़न चीज़ें लेने के बजाय, अपना एक्सपेंस बढ़ाने के बजाय, अगर आप एक दिन में शामी कबाब, समोसे, इस तरह की 3-4 चीज़ें, कटलेट बना लिया और उनको आपने फ्रीज़ कर दिया, तो आराम से 3-4 हफ्ते आपके घर में निकल जाते हैं इन चीज़ों के। बहुत लंबा भी फ्रीज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, बट 3-4 हफ्ते, मतलब आप पर मंथ एक दफ़ा महीने में बैठ के ये चीज़ें बना के फ्रीज़र में रखते हैं तो आपका पूरा महीना सौखा गुजर जाता है, और आपके फाइनेंसिस भी हैं जो डैमेज नहीं होते इतने ज़्यादा। सो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम आपको ऑन एयर बनाना सिखाएंगे कि समोसे बनाने का तरीका क्या है कि वो खुल ना जाए, ना फट ना जाए, और उसके साथ साथ चिकन एंड आलू के कटलेट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि आप लोग ऑन एयर तो कह देते हैं समोसे बना लिया करें, ये कर लिया करें, कटलेट बना लिया करें, लेकिन इतने आसान नहीं होते। तो आप हमें A to Z समोसा बनाना सिखाएंगे? जी जी बिल्कुल। ये मैंने मैदे से आटा गूंद लिया था, इसमें मैंने ऑयल डाला, तकरीबन 1 पाव मैदा था, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला और उसको अच्छे से फिर जो है ना उसको इस तरह मिक्स किया कि बिल्कुल एक जैसा हो गया। नमक थोड़ा सा डाला, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के गूंद लिया। जी आप ही, समोसे के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? जी, समोसे के इंग्रेडिएंट्स हैं, चिकन हमने लिया फिलिंग के लिए तकरीबन 1.5 पाव, इसमें हमने बंद गोभी डाल ली, इसमें हमने प्याज डाल ली, इसमें हरी मिर्च डाल ली, हरा धनिया डाल लिया और थोड़ा सूखा धनिया, थोड़े काले मिर्च, ज़ीरा, और उसको अच्छे से हमने पका लिया 1 चम्मच ऑयल डाल के बस, क्योंकि ऑयल ज़्यादा नहीं डालना इसमें और ना ही पानी डालना है। चिकन अपना ही पानी, वो कीमा बना होता है अपने ही पानी में जो है ना वो ड्राई हो जाता है, वो बन गया। और उसके अलावा हमने मैदा लिया था आधा किलो, उसमें हमने ऑयल डाला तकरीबन 2 टेबल स्पून और उसके साथ हमने अच्छे से उसको मिक्स करके पानी के साथ गूंद लिया। और पानी नीम गर्म सा होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। और वो जो है ना तकरीबन 1 घंटा पड़ा रहे और उसके बाद छोटी छोटी रोटियाँ बेल के आप जी जो है ना समोसे बना लें। अच्छा, मुझे अब चिकन के कटलेट्स की रेसिपी बताइए। जी, चिकन के लिए हमने कटलेट्स के लिए हमने लिए चिकन आधा किलो, आलू आधा किलो और हरी मिर्च, हरा धनिया और कड़ी पत्ता भी मैंने इसमें डाला है और काले मिर्च, ज़ीरा और नूडल्स का 2 पैकेट नूडल्स के डाले हैं और उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज थोड़ा सा कद्दूकश करके, कड़ी पत्ता भी आपने जी कड़ी पत्ता भी डाला है और काली मिर्च, ज़ीरा, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ये डाल के हमने अच्छे से इसको ना यकजान कर लिया। ये बिल्कुल इस तरह का जो है ना एक हमेशा जैसा हमेशा बन गया जी। ठीक है। फिर इसकी हमने टिक्कियाँ बना के फ्राई करना है और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा दिया। अच्छा, और ये बताइए कि आपने एक सत्तू ड्रिंक भी बनानी थी, उसकी भी इंग्रेडिएंट्स बता दें। जी, इसके लिए हम 1 पाव सत्तू लेंगे और चीनी लेंगे तकरीबन
आधा किलो, अगर हमने 1.5-2 जग बनाने, और उसके लिए हमने 2-3 लीमू लेने। तो करना इस तरह के, आपने चीनी डाल देनी है ब्लेंडर में, उसके साथ हमने सत्तू डाल देने, लीमू का जूस डाल देना और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना, और थोड़ा सा काला नमक डाल के फिर आपका ड्रिंक तैयार हो जाएगा। अच्छा, हम इंग्रेडिएंट सिखा देते हैं समोसे के पहले, जी, ताकि फिर हम बताएं। अच्छा, ये तो हमारा हो गया इसकी रोटी का। जी, और जी। जो इसके अंदर डालना है, इसके अंदर हमने फिलिंग तैयार की है चिकन की। चिकन का मैंने कीमा बना लिया था। कीमा बना के उसमें हमने प्याज, थोड़ी सी बंद गोभी, काले मिर्च और थोड़ी सी मैंने हॉट सॉस भी इसमें डाला है, काली मिर्च, ज़ीरा, ये डाल के हमने इस तरह की इसकी फिलिंग तैयार कर लिया और इसको पूरी तरह तैयार कर दिया। जी जी, बिल्कुल पका के अच्छे से जो है ना, अब हम बिल्कुल इसमें पानी नहीं है। अब हम फिलिंग जो है वो भी बना सकते हैं। जो क्या है उसका नाम, कटलेट्स के लिए कितना ऑयल चाहिए आप ही? कटलेट्स के लिए ये काफ़ी है, ये जो। अच्छा, और जी जी, ये कटलेट्स के लिए काफ़ी है और ये समोसों के लिए काफ़ी है। बिल्कुल ठीक है। तो हम ऑयल ज़रा सा उसके चूल्हे को कम कर देते हैं। ठीक है, ओके आप ही। अब बताते हैं अपने व्यूअर्स को, ये ऑन द स्पॉट हम आपको इसमें हमने सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डाला था। ठीक है ना, ताकि वो समोसों के अंदर से भी फिर तेल निकलना शुरू हो जाता है। सही। ये हमने रोटी बनाई है, इसको मैं इस तरह करूँगी। अच्छा, इसमें आप चीज़ भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। जी जी, अगर आप डालना चाहें तो चिकन चीज़ समोसे बन जाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा मैदा गूंद के इसकी जो है ना बना लिया, इसको बंद करने के लिए। अमेज़ा जैसा। जी। अच्छा, पूरी गोल रोटी के अराउंड और सेंटर में भी। और सेंटर में भी। ठीक इसके 2 समोसे बनेंगे, एक के। अच्छा, एक के 2 समोसे जी, बनेंगे। ठीक है। अब हमने थोड़ी सी जो है ना, बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं डालनी, वरना वो फिर। जी जी, बस इतनी सी। ठीक, इतनी सी एक साइड पे डाल दी। अबाउट 1 टेबल स्पून। जी, इतनी सी दूसरी साइड पे डाल दी। ठीक है। अच्छा, आप यानी कि रोल पट्टी वाला नहीं करती हैं, आप खुद ही बनाती हैं? मैं खुद ही बनाती हूँ ज़्यादा। अच्छा। इसको हमने ये कर लिया, ठीक है। दरमियान में भी हमने इसीलिए लगाई थी, ये काट लिया, ठीक है। लो जी, 2 समोसे आपके 2 समोसे तैयार। तैयार हो गए। अब इनको आपने बिस्मिल्लाह। ऑयल में डाल दिया, बिस्मिल्लाह कह के। और ये हमारे समोसे तैयार। ठीक है, आप ही क्या बात है, ऑसम। थैंक यू। चले, मैं आपकी फ्राइंग में हेल्प करती हूँ। अब आप हमें कटलेट्स का बताएंगी, ठीक है? जी जी, कटलेट्स की क्या कहानी है? ओ, और ये कितना देखें व्यूअर्स, फूल भी गया एंड इट्स लुकिंग ग्रेट। ये कटलेट्स में हमने आलू बॉईल किए 1 किलो। फिर इसमें हमने चिकन बॉईल करके उसमें भी थोड़े काले मिर्च और थोड़े से जो है ना नमक, सुरख मिर्च कुटी हुई और सूखा धनिया, ज़ीरा, काले मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के तो हमने एक तैयार कर लिया इसका मेज़ा। ठीक है। ये हम अब इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल एक जान कर दिया। ठीक है। अब हम इसके जो है ना कटलेट्स बना लेंगे। मैं तो समोसों से इतनी इम्प्रेस हुई हूँ कि वो 2 सेकंड के अंदर जो है हमने समोसे तैयार कर लिए, और उतने ही 2 सेकंड के अंदर आप उनको खा भी लेंगे, जैसे कि मैं अभी बैठ के खाऊंगी। जी। अच्छा, ये हमने इसकी जो है ना टिक्कियाँ बना ली। वैसे इसको थोड़ा कॉर्नफ्लोर भी लगा सकते हैं। कॉर्नफ्लावर लगा लेंगे तो वही। और ये हमारे कटलेट्स का वो रेडी हो गया, और ये अब हम एज इट इज़ डाल देंगे। एज इट इज़ डाल दें, इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लाएंगे। तो ये देखिए ना व्यूअर्स, आपसे बातें करते करते ये चीज़ें रेडी हो गई हैं। सो जो लोग ये कंप्लेन करते हैं ना कि चीज़ें बना नहीं सकते, कर नहीं सकते, अब इसी स्पीड। अच्छा, अगर हमने इन्हीं समोसों को फ्रीज़ करना हो तो उसका क्या तरीका है? इनको फ्रीज हाफ फ्राई करके कर सकते हैं। हाफ फ्राई करके कर जी। सकते हैं, ठीक है। वरना आप अगर रोल पट्टी में बनाएंगे तो फिर तो आप उसको फ्रीज़ कर ही सकते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर आपको मैदा या कॉर्नफ्लावर छिड़क के ना जी जी, बिल्कुल उसको करना पड़ता है। फिर बिल्कुल। बस अब ये भी तैयार है समोसे हमारे। समोसे रेडी। जी, ये देखिए व्यूअर्स, ये आपके समोसे हो गए रेडी। ऑन द स्पॉट हम आपको तैयार करके दिखा रहे हैं, बिकॉज वही वाली चीज़ है ना व्यूअर्स के चीज़ को, क्योंकि ये ऑलरेडी रेडी चीज़ें हैं, इनको हमने कोई इतना ज़्यादा कुक नहीं करना। बिल्कुल। वैसे तो वो भी नहीं खुलेगा, लेकिन
ये देखे ना, ये अगर भी आपको देखे ना, लगे ये कि- वाला भी नहीं खुला, बट अगर आप थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहे जी। हैं तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर कॉर्नफ्लावर लगा के भी इसको कर सकते जी, हैं। बिल्कुल। अब देखे ना, मेहमान आए हैं, एकदम से समझ नहीं आ रही कि क्या करें, तो ये बड़े बेहतरीन ऑप्शन और हैं। ये तो आप फ्रीज भी कर सकते हैं, इसी तरह टिक्कियाँ बना के आप फ्रीज कर लें। बट थोड़ा सा इनके ऊपर जो है ना कॉर्नफ्लावर आपने लगा दिया, ये देखिए ना व्यूअर्स, परफेक्ट, मतलब एक आपके कटलेट्स तैयार हो गए। एक साइड हो गई थी तो मैंने उसको फ्लिप कर दिया था। जी, अब ये देखें, ये आप डीप फ्राई भी करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। अच्छा, ये देखिए ना, ऑन द स्पॉट चीज़ें तैयार की जा सकती हैं अगर आप थोड़ा सा सेंसिबली चीज़ों को लेके चलें और चीज़ों को मैनेज करना सीख लें। इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट ना। अभी वही वाली चीज़ है कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, हम बस अपनी ना वो परेशान होके बैठ जाते हैं, क्या करें, घर से किसी को भगा रहे हैं, जाओ दुकान से फलां चीज़ लेके आओ। आपको दुकान से जाके कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको खुद ही तरीके से बना लेंगे। अब ये देखें ना, हमारे कटलेट्स लिटरली तैयार हो गए हैं विद इन मिनट्स। ये देखें आपके सामने व्यूअर्स, कटलेट भी तैयार हो गए। हमने कटलेट्स भी बातें करते करते, ये देखिए विद इन फ्यू मिनट्स जो हैं हमने सारी चीज़ें आपको रेडी करके दिखा दी हैं। सो ये सब चीज़ें करने को इतनी मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा सा फोकस के साथ इस काम को करें और मतलब अपनी टाइम मैनेजमेंट को ठीक कर लें। दैट्स ऑल। बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम निकाल के ये चीज़ें बना के आप फ्रीज कर सकते हैं। समोसे भी हमने आपको ऑन एयर बनाने सिखाए और उसके साथ साथ हमने चिकन एंड आलू के कटलेट्स भी। ऑब्वियसली हम बाकी की जो अपनी चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, बट मतलब कटलेट्स, समोसे, सत्तू ड्रिंक, गेस्ट आया घर पे, ये तीनों चीज़ें आप सर्व कर दें तो बड़ा अच्छा अरेंजमेंट हो जाती है। लोग खुश खुश ही जाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि हमें पूछा नहीं कुछ। बिल्कुल। सो बेकरी के आइटम से बाहर निकलें, थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाने की कोशिश करें और कोशिश करें कि वो सब चीज़ें जो घर में बन सकती हैं उनको घर में ही बनाएं। बिल्कुल। ये देखें, कटलेट्स भी हमारे ऑलमोस्ट डन है। तो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एक ENT से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद ज़िया ने हमें ज्वाइन किया है। आप ENT कंसल्टेंट हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल एट द इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, हेड ऑफ ENT डिपार्टमेंट एट जिन्ना हॉस्पिटल और इसके अलावा बहुत सी मेडिकल किताबों के ऑथर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ENT करते क्या हैं? मैंने कहा एक दफ़ा पहले व्यूअर्स को ये क्लैरिटी दे दें, उसके बाद हम हियरिंग की बात करेंगे। ENT नाक कान गला, ये फेस के ऊपर 3 मेन ऑर्गन्स जो हैं, सुनना, कान, उसका बैलेंस कंट्रोल, नोज़, इसका सांस लेने का अमल, और गले और आवाज़ के बोलने तक, लंग्स के ऊपर जितने भी मसाइल हैं, बच्चे बोलते नहीं हैं, कोऑर्डिनेशन इशू होता है, ततलाते हैं, स्टैमरिंग या तो ये सब आपके ज़ुमरे में। ये सारे उस पर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, हियरिंग लॉस के क्या रीजंस होते हैं? कान सुनने की जो सलाहियत लोग खो देते हैं या खोना शुरू कर देते हैं, बच्चों में भी बताइएगा और बुज़ुर्गों में भी बताइएगा, क्योंकि या तो हम ये छोटे बच्चों में देखते हैं या हम बुज़ुर्गों में देखते हैं कि वो कहते हैं अब मुझे सुनाई नहीं देता सही। तो दोनों में रीजंस क्या हैं? 2 बड़ी वजूहात जो हैं, वो सबसे पहले बच्चों को फोकस करना चाहिए कि जो नया मॉडल, नया बच्चा दुनिया में आया है वो नॉर्मल सुनता है या नहीं। ठीक है। क्योंकि 30% प्रॉब्लम होते हैं कि बच्चा बॉर्न विद द हीयरिंग लॉस, अच्छा, और ये मसले सारे के सारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। माँ के कोख में? जी, माँ की कोख में, और उसमें भी पहले 2 माह में, कैसे? मैक्सिमम 2 से 3 माह में। डॉक्टर साहब, इसका- ज़्यादातर तो प्रेगनेंसी में पहले 1.5-2 महीने में पता भी नहीं चलता कि आप प्रेग्नेंट हो गए। दैट इज़ द मोस्ट इनोसेंट एंड सेक्रेट टाइम, और स्पेशली नए कपल के लिए जब पता ही नहीं होता है, उस वक्त अद्वियात का लेना, फ्लू हो गया, गला ख़राब हो गया, वैक्सीनेशन नहीं हुई, ये बहुत सारे वायरस हैं, उस वक्त हमला आवर होंगे तो बच्चे में बहुत सारे नकाइस आएंगे। उनमें से एक नक्स कम सुनना, और जो बच्चे सुनेंगे नहीं वो बोलेंगे नहीं। एक बच्चा 5 साल का हो गया, अभी बोल नहीं रहा, बोलता है तो साफ नहीं बोलता। अब तो कोऑर्डिनेशन के इतने मसाइल आ गए, साइंस
परफेक्शन की तरफ है, चीज़ों की शनाख्त, डायग्नोसिस बेहतर हो रही। आप एक वर्ड सुनेंगे ऑटिज़म, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। बच्चा दुनिया में आया है, हीयरिंग भी ठीक है, लेकिन वो माँ के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, उसको पता नहीं है ये मेरी मॉम है, हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी। तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू है। इसका मतलब उसका सॉफ्टवेयर ब्रेन में बेसिक नकाइस है, उसका टाइमली पता किया जाएगा तो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। वो हाई फंक्शनिंग में फिर आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों का ऐसा नहीं होता कि वो पैदा होते हैं, ठीक होते हैं और उनकी फिर हियरिंग लॉस हो जाती है किसी वजह से? ये दूसरा प्रॉब्लम, अच्छा, बाई बर्थ बॉर्न विद द इशू ये है। एक है जो अर्ली टाइम पे उसको कुछ प्रॉब्लम्स आए, जैसे सबसे बड़ा इशू होता है कि डिलीवरी थोड़ी प्रोलॉन्ग कर गई, प्रोलॉन्ग डिलीवरी, अच्छा, कि बच्चे का लंग्स का खुलना, बच्चे की पहली कराई समझे को बच्चे की तो कराई है, लेकिन नई लाइफ का शुरुआत है। पहला रोना इट शुड बी सो हैंडसम, स्ट्रॉन्ग एंड ऑडिबल कि ये समझें कि एक ऐसे है जैसे पैराशूट से एक बंदे ने जो फ्लाई किया है, अगर उसका पैराशूट नहीं खुलेगा, ही सर्टनली लाइक टू एंड अप। तो डॉक्टर साहब फिर ईएनटी डिलीवरी के वक्त स्टैंड बाय पे क्यों नहीं होते हैं उस अस्पतालों में? वक्त बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मतलब पीडियाट्रिशियन होता है, डॉक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट होती है। उसमें ये रखा गया कि पहले दिन या मैक्सिमम दूसरे दिन आई और वीएन उसकी चेक ज़रूर की जाती। अच्छा, ओके, अब तो सब हॉस्पिटल में ये स्टैंडर्ड बन गया हुआ। ठीक है। या अच्छा, तो ये तो हो गया कि नहीं, आप बता रहे थे कि बॉर्न विद हियरिंग लॉस ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो माएँ जो एक्सपेक्टेड हैं, इसमें कज़न मैरिज का कोई ताल्लुक नहीं मैरिड होता? कपल है, तो उसमें पहले ट्राइमेस्टर पे अद्वियात नहीं लेनी। अच्छा, इन्फेक्शंस आर फॉर, जो आपको गायनेकोलॉजिस्ट कहे, आपके माहिर नफ्सियात कहे, वो आपने ज़रूर लेनी है, या। आपने एवं ही दवाइयाँ नहीं लेनी, ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट। और थोड़ा सा भी नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार हुआ तो प्लीज़ ऑन योर ओन कुछ ना करें। ठीक, तंग हो रहे हैं, डॉक्टर से रुजू करें, वो टाइम आपको बताएंगे। या बहुत सिंपल मिथ्स में जो वार्म चीज़ें लेना है, अच्छी डाइट लेना है, दैट मेक्स सेंस। ठीक, कज़न मैरिजेस इज़ अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि हमारे इशू एक बार बार कज़न मैरिजेस और उन फैमिलीज़ में जहाँ पे मिस ऑलरेडी मसाइल हैं कि फैमिली में 3 लोग नहीं सुन रहे, वहाँ पे चांसेस कज़न मैरिजेस सर्टनली कंट्रीब्यूट्स। भाई मैं एक फ़ैमिली से मुलाकात हुई डॉक्टर साहब, मुझे इतना अफसोस हुआ, ये कुछ 2-3 साल पहले रमज़ान में एक प्राइवेट चैनल पे थी, 3 बच्चे, तीनों के तीनों एक हल्का साउंड भी नहीं सुन सकते, कंप्लीटली, मतलब और जो सुनते नहीं हैं वो फिर बोलेंगे बोलते भी नहीं है वो तीनों बच्चे। और वो मुझे ये family माँ के कहे कि लिए- मैं क्या करूँ, ये वो जब थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात की, डॉक्टर्स ने उनसे पूछा तो पता चला कज़न मैरिजेस, Yeah. जिसकी और इनके फैमिली में कोई होगा हियरिंग का इशू या कुछ, तीनों बच्चे एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम का। वो मोस्ट ऑफन फैमिली में ऑलरेडी पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से चल रहा होता है। लेकिन साइंस में अब ये ब्यूटी है, परफेक्शन है, अगर फ्यू मंथ्स अर्ली एज में पहले दूसरे माह पता कर लिया जाए कि बच्चा सुनता नहीं है, तो सर्टनली ये नॉर्मल किए जा सकते। इम्प्लांट्स हैं, कान की अंदरूनी हिस्से का नेमल बदर रिप्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ कोक्लियर इम्प्लांट्स वो मौजूद है। अगर वो पहले 6 मंथ से पहले लग जाए तो ये बच्चे ऑलमोस्ट नॉर्मल के पास हो जाए। बिल्कुल, और फिर बोल भी सकते हैं, That's तो right. सबसे बेहतरीन बिल्कुल बात सही। होती है। अच्छा, अब ये तो हो गया छोटे बच्चों में, ठीक है, न्यूबॉर्न, मतलब कुछ इस टाइप। अच्छा, एक आपने कहा अगर डिलीवरी डिले हो जाए, उसके अलावा और क्या मसाइल होते हैं? हम ऐसे एक खातून की मैं भी बता रही थी कि वो बच्चे को लेके शादी पे बैठी हुई थी, बिल्कुल स्पीकर के साथ, छोटा न्यूबॉर्न बच्चे के साथ, वो म्यूज़िक ऊंचा चल रहा था, व्हाटएवर। जब कुछ अरसा गुजरा तो नोट किया कि एक कान से बिल्कुल नहीं बच्चा रिस्पॉन्ड करता, पता चला कि उस कान से बच्चा ऑलमोस्ट कम्प्लीटली अपनी हियरिंग खो चुका था। ऐसे होता है? एब्सोल्युटली ऐसे होता है जी। अब दूसरा मैसेज आपका स्ट्रॉन्ग ये है कि आप प्लीज़ लेडी हेल्थ विजिटर्स जो गवर्नमेंट ने ट्रेंड लोग दिए हुए, 80% आबादी हमारी देहातों में है, रूरल एरिया में, तो प्लीज़ एक आम दाई से वो 100 टाइम बेहतर है लेडी हेल्थ विजिटर या आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो डॉक्टर MBBS है। इसलिए वलादत का अमल, डिलीवरी का अंडर सुपरविजन ऑफ सम एजुकेटेड क्लास होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा माँ की डेथ, बच्चे की डेथ,
कान का सुनना, एक दफ़ा उस वक्त पहले 2 से 3 मिनट डिले हो जाए बच्चे की फर्स्ट क्राई, तो लाइकली चांस है कि वो बच्चा और पेरेंट्स थ्रू आउट द लाइफ एक अपाहज सा सिस्टम लेके आएंगे। इसलिए डिलीवरी के वक्त तो बिल्कुल ख्याल किया जाए। अर्ली एज में इन्फेक्शंस जो बच्चों को होती हैं, जब बच्चा नहीं, डॉक्टर साहब एक चीज़ जो बिल्कुल बच्चा पैदा होते ही जो माँ बाप शुरू कर देते हैं, वो जो कॉटन बड होता है उसे कान साफ करने शुरू कर देते हैं, कान में सरसों का तेल डालना शुरू कर देते हैं, कुछ इसके बारे में बताएंगे? कान साफ बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आंखें और कान बिल्कुल ऑटोमेटेड हैं। साइंस बिलीव्स ओनली वन थिंग, आप मूव करते हैं तो आपने देखा दुनिया में 3 टावल होते हैं, बॉडी टावल, फेस टावल और हैंड टावल। हमारे तो मुश्किल से टावल भी एक होता है, फिर हम हमेशा जहाँ से मर्जी उसको शुरू कर दें। फेस को सिवाय टावल के अलावा प्लीज़ उसके अंदर कोई मकैन की मैनिपुलेशंस, खुद से चाबियां सफाइयाँ कानों में डाल रहे होते हैं, कुछ ना करें। कान अंदर से ऑटोमेटेड सफाई हो रही। बाथ लेने के बाद, स्विमिंग करने के बाद, टेक द टॉवल, मूव द हेड एंड जस्ट, हमारे तो अल्लाह मियाँ की ब्लेसिंग है, सनलाइट इज़ अ बिग ब्लेसिंग। खुद ही सब ड्राई हो इतनी जाता बड़ी है। एनर्जी है कि आप 3 मिनट बाद तो वैसे ड्राई हो जाते हैं। बिल्कुल वो ना भी करें तो यू आर इक्वली गुड। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये तो हो गया, अच्छा बट ये बताएं कि किसी भी तो इतने मार्केट में बिक रहे होते हैं क्यू टिप्स और वो ये स्पेशली मैम डिज़ाइंड हैं कि जिन लोगों के पास आ रही है बच्चों के, माएँ फीडर पिलाती हैं, बच्चा मेड्स के एक्सपेंस पे है, उनको नोज़ की कान की इन्फेक्शन होगी, उनको क्लीन ज़रूर करें। जिन बच्चों के कान बहते हैं, डॉक्टर आपको रेशा कहेगा। आता है, उनके अलावा वो बाहर से साफ़ नहीं करेंगे तो पूरी स्किन ही सॉइल हो जाएगी, इन्फेक्ट हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि साफ़ करें और डॉक्टर ने जो मेडिसिन बताई है डालने वाली, खाने वाली, वो यूज़ करें। लेकिन ख़ुद से एक नॉर्मल कान को 99% बिल्कुल सफाई की ज़रूरत नहीं। पर डॉक्टर साहब कुछ लोगों के कानों में येलो येलो नज़र आ रहा होता है, वो क्या होता है? वो ये एक वेरी नॉर्मल है। हमारे कान के बहुत आउटर वाले पार्ट में, आउटर 1/3 में हेयर्स होते हैं, उनकी रूट से एक ऑयल निकलता है, ये हाईली यूज़फुल है। ये बेसिकली तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं जो जर्म्स को किल करते हैं, फंगस को किल करते हैं। आइडियली इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। बाहर नज़र आता है तो उसको टॉवल से कर लें, और 2% 3% लोगों के बहुत ज़्यादा बनती, उनको साल में एक दफ़ा साफ़ करानी पड़ती। ठीक है। और वो बहुत थोड़े हैं, वो 100 में से 1-2 लोग हैं। बट वो डॉक्टर के पास जाके कराएं या खुद कर लें? नहीं, हमेशा डॉक्टर से, हमेशा डॉक्टर, हमेशा डॉक्टर से। हमेशा डॉक्टर से। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये तो हो गया छोटे लोगों की एज में। बुजुर्ग 60 के बाद बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं, 60 बुजुर्ग नहीं होता बट फिर भी 60-65 के बाद मुझे आवाज़ नहीं आता, या इस कान से आवाज़ नहीं आ रही, या आवाज़ कम आती है, ये क्यों होता है? 2-3 चीज़ें। अगर बंदा ऊंची बोलना शुरू हो गया ख़ास एज के बाद, हाँ जी, अक्सर लोग शुरू हो जाते हैं, जो शाउट करना शुरू करें, टीवी या उनकी वॉल्यूम ऊंची करें, या आप उसको बहुत से स्टेयर करना शुरू करें। वैसे तो हम स्टेयर करने के आदी हैं, पूरी दुनिया में आपको देखते भी नहीं कोई, एवरीबॉडी इज़ रनिंग इन हिज ओन डायरेक्शन। तो ये वैसे भी मना है कि आप जस्ट एक लोग के अलावा जस्ट यू स्टे अवे। तो जो बंदा बहुत ज़्यादा आपकी लिप रीडिंग, फेस रीडिंग कर रहा है, तो इट मीन्स कि पार्शली ही इज़ डेफ। नहीं सर, देखिए एक एज के बाद तो आपको पता चल जाता है कि आपको आवाज़ नहीं आ रही। मैं उन्हीं का तो पूछ रही हूँ कि उनको आवाज़ क्यों नहीं आती। उनको मोस्ट ऑफन समझें कि 10% लोगों की समात वक्त के साथ कम होनी है। क्यों? उनमें जो मेन फैक्टर है उसको कहते हैं एजिंग, प्रेस बाय एक्यूसिस। क्यों कुछ लोगों को ही सफ़ेद मोतिया आना है, क्यों कुछ लोगों को ही एक ख़ास उम्र पे होनी है, उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसकी डाइट की। यानी कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल जवानी में, बुढ़ापे में आपका बेड़ा गर्क करता है। जी, ये जो पॉल्यूशन जिसमें हम रह रहे हैं। तो कानों का ताल्लुक हमारी खुराक से है? डेफिनेटली। अगर आपने बी कॉम्प्लेक्सेस और विटामिन सारी थ्रू आउट लाइफ, वेरी सिंपल डाइट, फ्रूट्स बहुत लेते हैं, सी फूड अल्लाह मियाँ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग। सब हम अब देखें ना, सिंध में तो जो लोग हैं, कराची में, वो तो दे आर ब्लेस्ड, लेकिन लाहौर में आपको पता है एक लिमिटेड टाइम के लिए सी फूड आता है जो लोकल होता है। मिस जुगन, जितनी अल्लाह मियाँ ने खूबसूरत बस्तियाँ आबाद की हैं सब बीचेस पे,
सब आइलैंड्स पे, और सी में 70-75% वर्ड सी है, तो उसमें हिकमत है। और हम तो मुश्किल से फिश ही खा लें तो बड़ी बात है, हमारे लोगों का टेस्ट फ्लेवर नहीं है। इफ़ यू गो टूवर्ड्स ये जो क्रूज डिनर्स हैं, दे डू हैव लॉट ऑफ गुड टेस्ट एंड फ्लेवर्स। तो हमें सी फूड की फूड तरफ थोड़ी थोड़ी सारा साल लेनी चाहिए। अब नहीं ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को पूछ के मल्टीविटामिन ले लें। ओमेगा 3, 6 एंड 9 भी अवेलेबल होती है, Absolutely, it's कैप्सूल very फॉर्म good. में भी It's होता a है। good idea. खैर कोशिश तो करें कि नेचुरल करें। अब देखें हम छोटे होते थे तो डॉक्टर साहब याद है कॉड लिवर ऑयल का चम्मच Yeah, पिलाया जाता yeah. था, जहर जैसा उसका जायका होता था। Absolutely. अब तो इतने मज़े के फ्लेवर्ड आ गए हैं, मैं अपने बच्चों को वही कॉड लिवर ऑयल देती हूँ लेकिन उसी ब्रांड का, लेकिन अब वो फ्लेवर्ड आना शुरू हो गया। ऑरेंज फ्लेवर में मिल जाता है, लेमन फ्लेवर में मिल जाता इट्स है। एब्सोल्युटली ट्रू कि 90% लोग जो 25 ईयर से ऊपर हैं, 20-25 से ऊपर, 20 से पहले आप थोड़े डिफरेंट थे, आप बहुत ज़्यादा सीडेंट्री नहीं थे, कन्फाइन नहीं थे। यू आर मूविंग, यू आर जंपिंग लाइक माइकल जैक्सन एवरीवेयर। जब आप कन्फाइन हो जाते हैं तो आप सीरियस हो जाते हैं, तो दैट्स नॉट अ नॉर्मल लाइफ। ओके, आप समझेंगे 90% पाकिस्तानियों की या पूरी दुनिया में ये है, विटामिन डी कम है। सिर्फ उसका ठीक है जिसने आज तक चेक नहीं करवाया। जी। सो विटामिन डी मंथली बेसिस पे हर बंदे बंदी ने लेना है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हर हफ्ते लेना शुरू कर दे, वंस अ मंथ लें a और month. डॉक्टर से रुजू करें, अपने टेस्ट दिखाएं। विटामिन डी आप ब्लड टेस्ट जाके, अभी भी आप में से कोई भी जाके ब्लड टेस्ट करा सकता है और कह Exactly. सकता है जी विटामिन डी चेक कराना है। सिंपल ही आपने बात कहनी है। Exactly. 90% जोड़ों के दर्द ये वो विटामिन डी लेने से ही रिजॉल्व हो जाता है। एग्जैक्टली। शुगर लेवल थोड़ा सा बॉर्डर लाइन से ऊपर जाना, 10 साल पहले पता लग जाता है इस बंदे को शुगर हो जानी, क्योंकि That's प्री a- डायबिटिक का पता चल जाता है। Exactly. अब अगर बात ये है कि अगर हम वो एफर्ट करें जानने की, हम करते ही हैं कि जब तक बेड़ा गर्क नहीं होता ना तब तक हम चेकअप नहीं कराते। जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखें व्यूअर्स, लोग बीमारी से पहले ही अपना रेगुलरली साल में अपने इक्का दुक्का इस किस्म के चेकअप करा लेते हैं। स्पेशली फैमिली में अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम चल रही होती है तो उसकी वजह से, हार्ट का अगर चल रहा है प्रॉब्लम, तो रेगुलर लोग अपने चेकअप्स कराते हैं। अक्सर चीज़ें होने से पहले ही अवॉइड कर जाते हैं। अर्ली डिटेक्शन इज़ मच बेटर देन फाइंडिंग द क्योर लास्ट स्टेज पे आके। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और क्या रीजंस हैं लेटर ऑन इन लाइफ हमारी हियरिंग क्यों ख़राब होती है, और अभी इस स्टेज पे जब हम अभी ओल्ड एज की तरफ नहीं पहुँचे हम क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हम आगे जाके इससे सफ़र ना करें, और अगर होने लगे हियरिंग का प्रॉब्लम तो उसका क्या कोई इलाज है, क्या उसको रोका जा सकता है, ये सब जानेंगे ब्रेक के बाद। व्यूअर्स वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। डॉक्टर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले कि ओल्ड एज में, अब ओल्ड एज मुझे वर्ड बड़ा बुरा लगता है क्योंकि अब 70 साल के भी हमने यंग लोग देखे हैं और 50 साल के हमने बुजुर्ग लोग देखे हैं, तो यू नो एज एक तरह से इज़ अ नंबर, बट एक सर्टन स्टेज 60-70 के बाद जब हियरिंग में मसाइल हो जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि हो जाता है, हम यंगर ईयर्स में आपने कहा सी फूड का इस्तेमाल करें, वो क्या चीज़ें हैं जो अगर हम करेंगे तो हम बचे रहेंगे? जी, एक तो एज है, इसमें भी ब्यूटी है। आइंस्टाइन का ख्याल है कि सारी रिलेटिव बातें हैं। हाँ जी, कि अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन मैनी कंट्रीज़ को 90 इयर्स को टच कर रही है। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि 70 इयर्स तक मिडिल एज है। अब 75 के बाद कहेंगे जी बंदा थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअली इंटरेस्टिंगली इनफ हमारी ह्यूमन बॉडी इज मेंट टू लिव टिल 140। एग्जैक्टली, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। ये हम बीमारियों की वजह से मरते हैं, ओल्ड एज की वजह से नहीं मरते। और इसमें दो मेन कंट्रीब्यूशन जो है, पोल्यूशन, हमारा गिरदोनवा कैसा है, इफ़ वी आर वेरी क्लोज टू नेचर, कि जैसे फार्म हाउस, न्यू जर्सी जैसी आबादियाँ नई क्रिएट होनी चाहिए, नई आबादी, फार्म हाउसेस ही होने चाहिए नैनी में। हम इतनी ज़्यादा व्हीकल, उसका कार्बन और डीज़ल पे तो ऑलमोस्ट श्योर है, अब मेडिकल साइंस के डीज़ल एग्जॉस्ट जितनी भी हैं, हमारे फैक्ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे इंजन हैं, ये सारे बंद होने चाहिए। डॉक्टर साहब आपको पता है कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हमारी एक
बहुत बड़ी मुल्की स्टार हैं, उन्होंने पोस्ट लगाई कि मुझे बहुत बुरी चेस्ट एंड थ्रोट एंड नाक की इन्फेक्शन हुई हुई है, क्योंकि डीज़ल की स्मॉग की वजह से सेट के ऊपर डीज़ल का फ्यूल बर्न किया इन्होंने वो धुएं की लुक देने के लिए, तो जब डीज़ल डाला तो उसकी इन्हलेशन की वजह से उनको अंदर तक लंग्स तक इन्फेक्शन हो गई। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, इट हैपन्स एंड इट इज डूइंग सो। इन शहरों की इस बड़ी वबा को हमने एड्रेस करना है। हमारे और मसाइल के साथ ये जो 2-3 चीज़ें हैं, प्लीज़ कोई बहुत महंगी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश फल वेजिटेबल को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए। ठीक है, वेजिटेरियन ज़्यादा देर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं गोश्त रेड वगैरह। मीट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर 65-70 पे आपको कान में अब कम सुनना शुरू हो गए हैं, प्रॉब्लम हो गई है, तो अक्सर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब क्या हो सकता है, बिल्कुल, कुछ हो सकता है क्या, या सही कहते हैं बुजुर्ग कि कुछ इनमें नहीं हो से 99% लोग तो विद इन 1 डे ठीक हो सकते हैं, काबिल इलाज है। काबिल इलाज। अच्छा। ये 100% काबिल इलाज है सर। उनमें होगा क्या, कान में जी वैक्स है, फंगस है, उसको आप क्लीन करें। बलगम रहता है, बलगम को डिलीट कर दें, वो 100% ट्रीटेबल है। बॉर्डरलाइन शुगर है, उसको कंट्रोल कर दें। ब्लड प्रेशर हाई है, देर तक था, इन सब चीज़ों से यानी कि हीरिंग, ब्लड प्रेशर से भी हियरिंग इफेक्ट होती Absolutely. है और उससे भी इफेक्ट होती है। डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन आर द 2 बिग काजेज फॉर विजन एंड हीरिंग लॉस। तो यानी कि जब हम कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है या दोनों चीज़ें हैं, तो एहतियात करें और अपनी बाकी डॉक्टर्स से रेगुलर इन टच रहें और अपना फुल चेकअप कराएं। लोग क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं को मॉनिटर करते रहते हैं, गुर्दों पे नहीं नज़र रखते, जबकि गुर्दों में प्रॉब्लम हो सकता है डायबिटिक लोगों को। जिगर का अपना ख्याल नहीं रखते, हार्ट का नहीं ख्याल रखते। मैम ये जो अभी आपने बात की ना कि वास्ट मेजॉरिटी लोग हमारे अभी हेल्थ प्रोविजन हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। जितने लोग डायग्नोज केस हैं ब्लड प्रेशर के और शुगर के, इससे कहीं ज़्यादा प्री डायबिटीज़ और अननोन केस है। गांव में एक बंदा अच्छा भला हलवा खा रहा है, देसी घी खा रहा है, वो कहते बड़ा नेक आदमी थे, बस हलवा खाते खाते अल्लाह मियां के पास, वो भी बाबा जिसने चेक ही नहीं करवाया। 3 टेस्ट हर बंदे ने 40-45 के बाद ज़रूर करवाने। कितना रेगुलरली? साल में कम से कम एक दफ़ा। ठीक है, 4 माह की एवरेज शुगर, HbA1c, ठीक है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आप समझें कि 1/3 लोगों का कम है। और तीसरी चीज़ यही जो हम बार बार कह रहे हैं, विटामिन डी, विटामिन डी, HbA1c और थायराइड हार्मोन। ये सिर्फ 40 साल की में एज एक के दफ़ा बाद, चेक करवा लें। 40 के बाद या 45 के बाद? 40 के बाद। 40 के बाद 40 साल में एक दफ़ा चेक करा लें। Yeah. व्यूअर्स, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। बहुत से लोग प्री डायबिटिक से बिल्कुल अपने आप को क्लियर में ले जाते हैं, वो प्री डायबिटिक भी नहीं रहते, लेकिन डायबिटीज़ हो गई वो रिवर्सिबल नहीं है। और ये ऑलमोस्ट 100% रिवर्सिबल है। यहाँ पे आप अपनी प्री डायबिटिक, डायबिटिक नहीं, डायबिटिक तो आपको पता है बहुत मुश्किल हो जाता है। माइंड सेट चेंज कर लें। टाइप 2 फिर भी रिवर्सिबल है। हाँ और जी। प्री डायबिटीज़ तो ऑलमोस्ट 100% यू कैन चेंज योर लाइफस्टाइल। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो आपने इम्प्लांट की बात की कान की, अभी शुरू में आपने बताया कि 6 माह तक अगर वो इम्प्लांट कर दें कान में, तो बच्चे जो नहीं सुन सकते वो नॉर्मल हो जाएंगे, ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर वो वक्त निकल जाए, क्योंकि हमारे ये एक व्यूअर ने मैसेज करके पूछा है कि अगर वो वक्त निकल जाए, अगर जैसे कि आपको पता ही 3 साल की उम्र पे चले, तो फिर वो इफेक्ट जैसे पहले 98-99% ठीक होंगे, तो फिर वो 70% ठीक होंगे। लेकिन हो सकते हैं डेफिनेटली। ये तो हमारी एज में फॉर एग्जांपल, मतलब किसी के 30 में, 40 में, 50 में अद्वियात से टोटल लॉस हो गया, तो इम्प्लांट्स आर 100% यूजेबल। अच्छा, यानी कि अगर किसी वजह से हमारी हियरिंग चली जाती है, हम बोल लेते हैं, बाकी सब हमारी चीज़ें पहले नॉर्मल थी, लेकिन किसी वजह से लूज़ हो गई, तो हम अगर डालते हैं इम्प्लांट तो हम बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि बोलना तो सीख लिया ना। अब ये 2 डिफरेंट सेगमेंट हो गए, जिसको क्लियर हम कर दें। छोटे बच्चों में अर्ली डिटेक्शन में जितना अर्ली लगेंगे हियरिंग एड, क्योंकि सॉफ्टवेयर जिस तरह एप्पल का सॉफ्टवेयर है, हम समझते हैं बहुत बेहतर है, इंसानी ब्रेन उससे ट्रिलियन टाइप एक बेहतर सॉफ्टवेयर अल्लाह मियां ने दिया हो। ये वंस स्टार्ट हो जाता है लाइफ में, एक दफ़ा बच्चा वीएन से, माँ से कुछ सीखना शुरू कर देता है, अपने बड़े बहन भाइयों से, जिसको पीयर एजुकेशन कहते हैं, फिर उसको डाइवर्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है कि उसने बहुत सारी फाइलें ओपन कर ली, माँ ने उसको इशारों से सिखाना,
एक दफ़ा साइन लैंग्वेज पे बच्चा चला जाए तो फिर और निकालना माँ मुश्किल उसको हो जाता है। फुलफिल कर दे तो फिर अब बच्चा वो नॉर्मल उस पाथवे से कम आएगा। लेकिन अगर एक बंदे ने नॉर्मल लाइफ 20 साल गुजारी है, उसने स्पीच सीख ली है, वायरस से किसी भी वजह से उसके अगर लॉस हुआ है, ये ऑलमोस्ट 100% ट्रीटेबल है। सही। Yeah. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, ये जो आजकल हेडफोन्स और वायरलेस चीज़ें यूज़ करने की आदत है लोगों को कान में, एज अ प्रोफेशनल आपकी उसके बारे में क्या राय है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बड़े क्लियर आइडियाज़ हैं कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन एक बहुत बड़ी वबा भी है, बीमारी भी है। प्लीज़ बच्चों को बहुत अर्ली एज में एक्सपोज ना किया जाए, ठीक है। और करना है तो अंडर योर सुपरविजन होना चाहिए और लिमिटेड टाइम के लिए होना चाहिए। कान में हाई टोन देर तक सुनने से हीयरिंग लॉस होता है, इसलिए कंसर्ट्स, हाई टोन सर्टनली एक बिग काज हैं हार्ड ऑफ हीयरिंग की। वाओ। और हर बंदे ने आजकल, वो जो कहती हूँ ना, कान में टूटियाँ लगाई हुई या। होती हैं, और अगर किसी से गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं तो फुल वॉल्यूम पे कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर ही देखें, कोई इंसान अभी ऐसे आपसे बात कर रहा है जैसे हम फेस टू फेस कर रहे हैं, और कोई इंसान आपके कान में बाकायदा वो तो नॉर्मल टोन में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको चीखों की आवाज़ आ रही है। मैं जब फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद में गया था तो एक ब्यूटीफुल वाइट पत्थरों से लिखा हुआ था, स्माइलिंग इज़ आवर नेशनल सिंबल। प्लीज़, आई रिमेंबर वो लगा जो स्माइल करेगा, ये सुन्नत भी है, ये एक ब्यूटी भी है, ये आपके फेस को ग्रेस भी देता है। प्लीज़, हमारी स्माइल कहाँ चली गई? मुझे वो लीडर नॉर्मल लगता है जो 24 घंटे बाद भी पॉजिटिव करता है और स्माइल भी करता है। ही इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ डूइंग समथिंग गुड। प्लीज़ स्माइल करें, नंबर 1, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा। एक्सरसाइज हमारी कहाँ चली गई? अब एक एक कंट्री जो है 200-300 मेडल ले रहा है, हम 76 ईयर्स में कहाँ खड़े हैं? हम तो एक्सरसाइज करने को तैयार नहीं है। हम घंटा टीवी देख लेंगे, हम फ़ोन सुन लेंगे, 4-4 घंटे लोग अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं, हम रील्स घर वाले इकट्ठे मिलके कोई काम, साइकिलिंग, बैडमिंटन, कोई पैसे नहीं लगते। अब जूता पहन के वॉक ही कर लें। एक बच्चे के बारे में कहा गया है कि जब आप डाइट दें, उसको फीड दें, तो कम से कम माँ घर के 10 चक्कर लगाए, बर्प्स करे, गैस निकाल ले। सर, मैं एक खातून को जानती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसके घर गई तो कहती है, यार जुगन, मैं उस दिन गिन रही थी, मेरे पास ना 87 जूते हैं। मैंने कहा वाओ, मैंने कहा 87 शूज़, मैं कहा दिखाओ मुझे। अच्छा, मैं उसकी अलमारियाँ देख रही हूँ, ये वो, मतलब कुछ उसकी अम्मी के पुराने शूज़ से, मतलब मिलजुल के उसके। मैंने कहा तुम्हारे इसमें, तुम्हारे एक्सरसाइज वाले जूते कहाँ हैं? कहती क्या मतलब? कहती मेरे पास है ना वो लोफर। मैंने कहा लोफर एक्सरसाइज के जूते नहीं होते, तुम्हारे स्नीकर्स कहाँ हैं? कहती वो नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे पास 87 जूते हैं, लेकिन 87 जूतों में एक तुम्हारे पास जॉगर नहीं है। हम जॉगर ही कहते हैं ना उसको, स्नीकर्स कहते हैं। मैं कहा एक जॉगर तेरे कोल नहीं है। कहती किस लिए लूँ? मैंने कहा तुमने हिलना नहीं है। मैं कहा एड़ियाँ ही। सबसे बड़ी खवातीन के साथ जो बुरी चीज़ हुई है ना, वो है ये हाई हील्स। बिकॉज ऑफ द हाई हील्स, स्नीकर्स और फ्लैट शूज़ में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होता। ये एक बेसिक नीड है। और बाय द वे फैशनेबल स्नीकर ले भी लेंगे कोई लोग, लेकिन वो सिर्फ फैशन की हद तक पहनने हैं। उनके स्टेप्स गिनेंगे तो उन्होंने 1500-2000 स्टेप दिन के चले होंगे। देखिए जी, अब तो पढ़े लिखों के लिए ये जो अच्छे अच्छे माल बने हैं, अब दुबई जैसे माल यहाँ बनने शुरू हो गए। अब स्नीकर पहन के चले जाएं, 10 चक्कर ही लगाएं, शॉपिंग ही कर लें घूम के, लेकिन पहन के सॉफ्ट प्रॉपर जूता जाए। जूता आपका दी बेस्ट होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, गुड साउंड और बैड साउंड में क्या फ़र्क है एज अ मेडिकल प्रोफेशनल? हर पॉजिटिव नेशन आहिस्ता आहिस्ता स्लो बोलती है, कम बोलती है। जो कम बोलते हैं, विस्पर करते हैं, वो ज़्यादा सिविलाइज्ड होते हैं। जो शाउट करते हैं, बात बात पे स्क्रीम करते हैं, दे आर नॉट वेरी नॉर्मल। हारमोनिक्स, मेडिकल का एक वर्ड है हारमोनिक्स। इंसानी आवाज़ को अगर डबलिंग में, हारमोनिक्स में बोला जाए, एक सही बोलने और ऐसे ही बोलने में बहुत फ़र्क है। वो कहते हैं इतना फ़र्क है जितना वॉक और कैट वॉक में फ़र्क है, हाँ जी, ऐसे बोलने और सही बोलने में बहुत फ़र्क है। वॉक एंड कैट वॉक, हम बन के बहुत सारी चीज़ें, आप मदर लैंग्वेज बोलो, दिल से बोलो, लेकिन ज़रा स्माइल के साथ बोलो। बिल्कुल, वर्ड स्पीक लाइक एनीथिंग। बिल्कुल। आप दिल से जो बात कहते हैं
वो एक बड़ी अच्छी किसी ने चाइनीज़ पुरानी कहावत है कि किसी को देखते हुए अपने दिल में ये कहते जाएं कि आई रिस्पेक्ट एंड लव दिस पर्सन। आई रिस्पेक्ट एंड लव यू, आई रिस्पेक्ट एंड लव यू, आई रिस्पेक्ट एंड लव यू। और जो आप अटर करेंगे, बेशक आपकी आपको उर्दू नफरत हो उनसे। इंग्लिश स्लैंटिंग वर्ड्स हैं, तो आप कभी लाइन नहीं क्रॉस करेंगे। हम एक दूसरे स्पेस देना भूल गए। बिल्कुल सर। कंक्लूजन में, क्योंकि वक्त बिल्कुल हमारे आज सेगमेंट का ख़त्म हो गया है, आपका पैगाम फॉर पीपल जो या तो हियरिंग लॉस की तरफ जा रहे हैं या हियरिंग लॉस से सफ़र करते हैं, उनकी फैमिलीज़ को आप क्या मैसेज देना चाहिए? प्लीज़ जब बेबी दुनिया में आए तो हियरिंग ज़रूर चेक करें। ठीक है। आज़ान देते हैं या बच्चे को वैसे गौर करें, अगर विस्पर पे भी बच्चा आपका अलर्ट हो जाता है तो आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है। अगर वो उसकी 6 मंथ्स पे सिंगल वर्ड्स नहीं कह रहा और साल से डिले हो रही है तो प्लीज़ इमीडिएटली किसी डॉक्टर को दिखाएं। सही। प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी मेडिसिन ना लें। ठीक है। डिलीवरी ज़रूर किसी अच्छी लेडी हेल्थ विजिटर डॉक्टर के थ्रू कराएं। कोशिश करें कि आम बंदे को, ताकि लाइफ में कोई मसला ना आए। ठीक है। अपनी डाइट को इतना सिंपल रखें, जो भी अवेलेबल है फ्रेश होना चाहिए, मोस्ट सिंपल होना चाहिए। प्लीज़ बिहेव लाइक जैपनीज़। हर वो चीज़ जो गले को, हम मिट्टी धुएं के तूफ़ान में रह रहे हैं, हम इक्वेटर पे रह रहे हैं, सिर्फ घर जब पहुँचे तो बावजू हो जाएं बिल्कुल। या लंबा बाथ ले लें। देखिए, बाहर की दुनिया को हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे अनफॉर्चुनेटली। बहुत से लोगों ने कर भी लिया है वेस्टर्न वर्ल्ड में, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। तो कम से कम अपनी ज़ात और अपने गिरदो नवाह को तो नीट एंड क्लीन रखें, और अपने अंदर, और सबसे ज़्यादा अगर हमें घर में कूड़ा नहीं पसंद तो अपने अंदर क्यों कूड़ा डालते हैं खाने पीने में। जो ही घर पहुँचे अच्छा सा बाथ लें, लेकिन स्माइल करने की आदत डालें। 10 मिनट मिलें या 2 घंटे मिलें, एक्सरसाइज करना नमाज की तरह फ़र्ज समझा जाए। बिल्कुल। उससे आप डॉक्टरों से, अस्पतालों से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ब्लेस यू। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, मुस्कुराहट को सदक़े का दर्जा दिया गया है, तो हम मुस्कुराते क्यों नहीं हैं? और अगर कोई किसी तकलीफ़ या किसी प्रॉब्लम में है तो डॉक्टर से रुजू करे, अपना इलाज खुद ना करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जब बच्चा माँ की कोख में ही होता है तो उसका प्रॉपर ख्याल रखा जाए, क्योंकि उस स्टेज पे जो खातून और जो बच्चा वो कैरी कर रही है, वो दोनों प्रायोरिटी पे होना चाहिए पूरी फैमिली की। और उसका प्रॉपर इलाज, उसका प्रॉपर चेकअप, और बिला वजह ना तो उसको खुद आप लोग दवाइयाँ खिलाएं और ना ही उनको कोई और दवाइयाँ डॉक्टर की इजाज़त के बगैर लेने दें। एंड देन लेटर ऑन इन लाइफ अगर हियरिंग के इश्यूज़ होते हैं तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, विद इन फ्यू सेकेंड्स भी हल किए जा सकते हैं। डॉक्टर पे तो लेके जाएं। जब बिल्कुल ही सुनने से चले जाते हैं तो तब कहते हैं कि अब क्या करें। तो जैसे ही इश्यू आए, रेजोल्यूशन के लिए जाएं। डॉक्टर्स माशाल्लाह बहुत क्वालिफाइड और ब्रिलियंट है हमारे मुल्क में, आप उनसे रुजू करें। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब कुछ हेल्थ की बात करेंगे, और जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले फल आते हैं। और एक फल ऐसा है जो ऑल ईयर राउंड पाकिस्तान में अवेलेबल होता है, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स में, लेकिन हर किसी का फेवरेट ही होता है इन द सेंस दैट खा लेते हैं लोग। मैं बात कर रही हूँ सेब की, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे अनानास यानी कि पाइनएप्पल की। पहले पाकिस्तान में टिन के अलावा अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन अब एवरी नाउ एंड देन आपको फ्रेश भी मिल जाता है। और अगर मिल जाए तो उसको एक ख़जाना समझ के ख़रीद लें और उसको ज़रूर उसके बेनिफिट्स को लें। खैर, मैं आपको बेनिफिट्स के बारे में क्या बताऊंगी, अभी हमारी एक्सपर्ट्स हमारे साथ शेयर करेगी। लेकिन आज हमने अपने जूस का सेटअप लगाया है विद जमील चीमा एंड नदीम चीमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। और इनसे हम एप्पल एंड पाइनएप्पल दोनों से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की ड्रिंक्स के बारे में जानेंगे। इसके साथ हमें ज्वाइन किया है गाइड करने के लिए आज आपकी मेरी, हम सबकी फेवरेट क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, आयशा नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। वैसे आयशा, यू आर दी ओनली पर्सन दैट आई नो जिनका पैर का इशू हुआ, एक्सरसाइज नहीं कर पाई, लेकिन वेट आपने नहीं गेन किया फिर भी। जबकि बहुत से लोगों का जब इस तरह का इशू होता है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते या वट एवर, तो उनका बहुत वेट बढ़ जाता है।
हाँ, डाइट से मैनेज करते रहते हैं ना, फिर हम डाइट बहुत कम उसके साथ रख देते हैं, बस बेसिक अपनी पूरी करते रहे, जंक फूड को अवॉइड करते हैं। जंक फूड का आपको सिर्फ तब मार्जिन मिलता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हाँ, हो, बिल्कुल ऐसे ही बिकॉज आप बर्न कर देते हैं ना कैलोरीज। बिल्कुल ऐसे बट अगेन डोंट हैव जंक फूड। अभी हम इसीलिए तो बात कर रहे हैं फलों की आप लोगों से। अच्छा, सबसे पहले सेब से बात शुरू करते हैं, क्योंकि सेब एक ऐसी चीज़ है जो रेडली अवेलेबल होती है और पूरा साल आपको मिल जाती है। बिल्कुल लाल भी होता है, येलो भी होता है, ग्रीन एप्पल भी होता है। मैं 3 डिफरेंट सेबों के बारे में भी बात करना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले सेब के बारे में क्या बताएंगी? सेब एक ऐसा फल है जिसकी, जैसे आपने बताया, ऑरेंज येलो कलर का भी अवेलेबल होता है, ग्रीन भी और रेड कलर का भी, बहुत वैरायटी है। एक सेब की आगे से डिफरेंट टाइप्स हो जाती हैं। जितना वो रेड होता जाएगा उसमें उतनी शुगर ज़्यादा होती जाएगी, लेकिन अगर आप बहुत जूसीएस्ट भी लेते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा रेड भी लेते हैं, तो उसके फ़ायदे मोर और लेस सेम ही होते हैं, बस उसमें शुगर कंटेंट का फ़र्क आता है। अब जो सेब के अंदर शुगर है, जो कि रेड सेब के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, वो हार्मफुल नहीं है। हमें लगता है कि शुगर लफ्ज़ सुन के कि फ्रूट शुगर भी है तो शायद ये हार्मफुल होगी। ये अच्छी शुगर है जो आपके मीठे की क्रेविंग को एड्रेस करेगी, जो आपके, जैसे अक्सर हमें शुगर के पेशेंट्स ही कंप्लेन करते हैं हमारा शुगर लेवल लो होने लग जाता है, या वर्किंग लेडीज़, अभी हम अपने सेट की बात करें तो बहुत सारे लोग होंगे जो सुबह के आए हुए होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे, अगर ऐसे मौके पर उनकी शुगर लो होती है तो एक एप्पल उनके लिए बहुत अच्छा स्नैक है। आपको पता है, मैं डेली जब घर से निकलती हूँ, ऑब्वियसली जहाँ पे भी बंदा जाता है कुछ ना कुछ तो आपको ऑफर कोई ना कोई करता ही है खाने के लिए। लेकिन देखिए, हर चीज़ खाने वाली नहीं होती और हर चीज़ आपके स्पेसिफिक डाइट प्लान के हिसाब से नहीं होती। सो मैं हमेशा 2 बॉइल्ड एग्स एंड एप्पल साथ लेके निकलती हूँ ज़बरदस्त कि अगर मीठे की क्रेविंग हो तो सेब खा लूँ, अगर भूख लग रही है और कोई अप्रोप्रिएट चीज़ नहीं है, जैसे कि सिर्फ फ्राइड और तली हुई चीज़ें, तो देन आई हैव माय 2 बॉइल्ड एग्स। ज़बरदस्त। और ये कॉम्बिनेशन इसलिए भी अच्छा है कि बॉइल्ड एग्स में थोड़ा फाइबर कम होता है और सेब के अंदर फाइबर का कंटेंट अच्छा होता है, इसीलिए तो ये एक प्रॉपर लंच होता है और बिल्कुल एक ऐसी ऐसे ही। चीज़ जो ख़राब नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। गर्मी बिल्कुल। है, आपको पता है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं बहुत आसानी से। बिल्कुल। और जुगन, हम जानते हैं कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि अगर आप सेब खाते रहोगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहोगे, बल्कि आपको डॉक्टर की शक्ल भी नहीं एप्पल अ डे कीप्स द keeps the डॉक्टर doctor अवे। away। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तकरीबन तमाम बीमारियों के लिए इसके अंदर शिफा है। शुगर के लिए ये बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, दिल की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेस एंग्जाइटी के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर किसी को गट से रिलेटेड कोई इशू है, कॉन्स्टिपेशन है, हाँ, या उसको डायरिया का मसला है, तो अगर डायरिया हो रहा है आपको तो आप इसकी कोई प्यूरे बना के इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको वैसे कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो छिलके समेत इसका इस्तेमाल दिन में 1 से 2 अगर आप सेब खा लेते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक और जो मिथ मैं क्लियर करना चाहूँगी, जो कि मुझे भी एक हद तक सच्चाई लगती थी और एक हद तक हम भी इस चीज़ को मानते थे कि सेब आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, ये गलत है। सेब के अंदर आयरन नहीं होता। मैं भी यही समझती थी जब हम स्टूडेंट थे, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे थे तो तहकीक नहीं की उसके ऊपर। वो तो जब बाद में बड़े हुए और सीनियर से डांट पड़ी तो पता चला कि हाँ, ये तो खोल के कभी खुद से पढ़ा ही नहीं कि इसके अंदर आयरन तो है ही नहीं। तो ये एक मिथ है कि सेब के अंदर आयरन होता है। ये पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन इसके अंदर आयरन नहीं होता। वाओ, डिड नॉट नो दैट। ओके, अच्छा, सेब की जहाँ बात करें तो हाँ जी, आप लोग आज हमें सेब से क्या बनाना सिखाएंगे? सेब से आज हम लोग जूस बनाएंगे। सेब का जूस बनाएंगे हम लोग, और सेब का हम लोग मिंट के साथ बनाएंगे और पाइनएप्पल के साथ बनाएंगे हम लोग। अच्छा, यानी कि अनानास भी हम उसमें अनानास भी यूज़ करेंगे, बिल्कुल। चलिए तो बताएं, पहली ड्रिंक की तरफ जाते हैं। ओके, हम आपके पास आते रहेंगे ना, ताकि आप पहले एक Alright. चीज़ तैयार कर लें, देन विल कम बैक टू यू अगेन फॉर अनदर ड्रिंक। इसमें एक एप्पल मैंने काट दिया है, एक एप्पल है इसमें, और इसमें पुदीने के टहनी के कोई 6 से 7 टहनियों के पत्ते हैं इसमें। अब देखें ना, पुदीना भी आपके लिए बहुत अच्छा है और सेब पूरा उन्होंने डाला है, और ये नहीं किया कि शुगर हम उन्होंने लोग सेब, इस पे हस्बे जायका यूज़ करेंगे, अगर नहीं यूज़ करते तो वो भी बहुत अच्छा तो है। कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी। जो और लोग इसमें- डाइट कॉन्शियस हैं, आप ना डालें उसके और अंदर। एप्पल का जूस मैंने निकाल के रखा हुआ है इसमें। एप्पल का या पाइनएप्पल का? एप्पल का और पाइनएप्पल का मिक्स है ये। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और इसमें लेमन जूस डालेंगे इसमें 1 से 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच, ठीक है। और इसको ब्लेंड करेंगे।
सो ये हमने बेसिकली व्यूअर्स पुदीना डाला, पुदीने के पत्ते, हमने सेब डाला और एप्पल और पाइनएप्पल का जूस डाला। चीनी आप तब डालें अगर आप वैसे तो हम कहते हैं कि शुगर को अवॉइड ही करें, अगर डालनी है तो हनी भी आप इसमें थोड़ी सी डाल सकते हैं, बट एप्पल खुद इतना मीठा होता है, पाइनएप्पल खुद इतना मीठा होता है कि वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ऑब्वियसली पीपल आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स। तो ये मैं ज़रा हमारी जो गेस्ट हैं उनको पहुंचा देते हैं अपनी, ये लीजिए जी। अब यहाँ पे एप्पल को किन चीज़ों के कॉम्बिनेशन में खाया जा सकता है? लोग अक्सर सेब को फ्रूट चाट वगैरह में डाल देते हैं, मैं इसके बारे में भी जानना चाहूँगी। एप्पल लिटरली हर कॉम्बिनेशन में खाया जा सकता है। आप इसको सीरियल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक हेल्दी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी लाइट, वेरी रिफ्रेशिंग। और बात यह है कि अगर आपने ना भी डाली होती शुगर तो उसने बहुत मज़े का होना था। तो आप विदाउट शुगर पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। हाँ जी। सो एप्पल को आप लिटरली हर कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। आप इसको दलिए में डाल सकते हैं, आप इसको सीरियल में डाल सकते हैं, आप मीठे के तौर पे एप्पल पाई का इस्तेमाल ओकेजनली कर सकते हैं, आप सैलड्स में डाल सकते हैं। जो लोग आप सोचिए बच्चे की पहली जब ग़िज़ा की बात होती बिल्कुल, है वीनिंग तो आलू मैश करके दे दिया, उसमें सेब बिल्कुल। आपने मैश करके दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही आप सेब की चटनी की फॉर्म में बच्चे को खाना जो है वो शुरू करा सकते हैं। इसी तरह सैलड के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग कच्ची सब्ज़ी नहीं चबा सकते किसी भी वजह से, उन्हें उसका जायका नहीं पसंद, लेकिन वो एक हेल्दी ईटिंग करना चाहते हैं, तो उसमें वो एक सेब या अनार काट के डाल लें तो वो ज़रा खाना अच्छा लग जाता है हमें। इसके अलावा खाने के बाद एज डिज़र्ट इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मिल्क शेक्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, स्मूदीज़ में जैसे अभी इन्होंने ये बनाया है बहुत अच्छा बना हुआ है, इसको मीठे के तौर पे लिया जा सकता है, इसको पोस्ट प्री वर्कआउट के तौर पे लिया जा सकता है स्मूदी को जो हमारे पास पड़ी हुई है, या अगर किसी को डाइजेशन ये देखिए ना, ये अब जूस नहीं है, ये स्मूदी है। ये स्मूदी इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमने मतलब पूरे फ्रूट को यूज़ किया है। जब आप पूरे फ्रूट को यूज़ नहीं करते हैं तो वो फिर जूस फॉर्म में। अच्छा, एप्पल के जूस के बारे में आप क्या कहेंगी? बहुत से लोग डब्बे के यूज़ करते हैं और देखिए जो एप्पल किसी भी फ्रूट का जूस है, मैं पर्सनली उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती। देखो छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप जो हैं वो लंच बॉक्स के अंदर एप्पल का जूस या इस तरह ऑरेंज का जूस के डिब्बे दे देते हैं। जो डब्बे वाली चीज़ है ना वो तो सारी की सारी शुगर है और वो बोतल से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। हमें लगता है कि बोतल जो हम पीते हैं घर के अंदर वो ज़्यादा ख़तरनाक है। जूस के अंदर 3 से 4 चम्मच चीनी ज़्यादा होती है रिलेटिवली बोतल के। अब जहाँ तक बात है जूस की, वो डब्बे वाला तो जूस है ही नहीं, उसको तो मैं जूस मानती नहीं, वो सिर्फ एक फ्लेवर और साथ चीनी है। लेकिन फ्रेश फ्रूट जूस की भी अगर हम बात करें तो वो कोई इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, बेस्ट फॉर्म नहीं है। हाँ, अगर किसी को ओरल कोई मसला है, जैसे उसके दांत खराब हो गए या उसने कोई दांतों का ट्रीटमेंट कराया जिसकी वजह से वो सॉलिड फूड नहीं खा सकता, उस केस में एप्पल का जूस बहुत अच्छा है। अगर डेंगू हो गया तो उस केस में एप्पल का जूस बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आम रूटीन की हम बात करें तो जूसेस की बजाय वैसे फ्रूट खाएं और एप्पल को अच्छे से वॉश करके छिलके समेत खाएंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, लोग कहते हैं कि यार सेब आजकल उस तरह से खाया नहीं जा सकता क्योंकि जब आप सेब को खाते हैं तो उसके ऊपर पता नहीं कोई वैक्स होती है, ये वो। तो अगर सेब इस तरह खाना है तो उसको सही तरह साफ़ करने का तरीका क्या है? क्योंकि आप छिलके समेत कह रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। 2 खाने के चम्मच सिरका लें, उसके अंदर आपने पानी डाल के, जितना भी आपने 1 किलो सेब लिया है तो ज़ाहिर है उस हिसाब से आप पानी उसके अंदर डाल देंगे और उसमें आपने सेब को डिप कर देना है ½ एन आवर के लिए। उसके ऊपर जो भी जरासीम है या वैक्स वगैरह, वैक्स तो एज सच आप हाथ से भी हाथ लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा वैक्स लगी हुई है कि नहीं, मगर इस केस में आपने उसको जस्ट 2 टेबल स्पून सिरके के अंदर ½ एन आवर के लिए डिप करके रखना है। जो भी जरासीम वैक्स वगैरह वो उतर जाएंगे उसके ऊपर से। सही। अच्छा, ये बताइए कि लोग एप्पल साइडर विनेगर का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, ACV का। अब मैंने ट्राई किया था 2-3 दिन, मुझे तो बहुत तेज़ाबियत हुई थी, तो आप क्या कहती हैं इसके? सेब का सिरका हमारे यहाँ बड़े गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एसिड है, आप इसको एम्प्टी स्टमक या पानी में डाल के प्लीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको सैलेड के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल करना है। क्योंकि लोग तो निहार मुँह सुबह पानी में चम्मच डाल के पी लेते हैं, वही एसिडिटी की वजह बनता है। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं कि उनका स्टमक की पूरी हेल्थ खराब हो उड़ जाती चुकी होती है। बिल्कुल ऐसा ही, या वो इतनी दवाइयों के ऊपर भी होते हैं, फिर उनका कोई ना कोई मसला शुरू हुआ होता है। जी हमने सेब का सिरका, हमें किसी ने बताया नहीं था कि इसको पानी में डाल के नहीं पीना, हमने देखा इंटरनेट पे और हमने पीना शुरू कर दिया। सेब का सिरका बहुत अच्छा है, शुगर की मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, हमारी वेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। वेस्ट क्या सेब के सिरके में चीनी होती है?
नहीं, सेब के सिरके में अगर आप डाल लें तो अलहदा बात है। नहीं, वैसे वो आपने कहा ना कि शुगर लेवल्स होते हैं उनके नीचे नीचे लाने में, शुगर डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में। नहीं, मैं कह रही हूँ जैसे आपने कहा ना कि सेब के अंदर नेचुरल शुगर्स होती अच्छा, हैं, अच्छा। तो क्या सेब के सिरके में सेब के natural- सिरके में नेचुरल वो शुगर खत्म हो वो चुकी है। खत्म हो जाती है, उसकी फर्मेंटेशन हो जाती है। तो सेब के सिरके में शुगर नहीं होती, लेकिन वो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है एंड हमारी वेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे हम खवातीन का अक्सर मसला होता है पूरी बॉडी ठीक हो गई, भाई पेट कम नहीं हो रहा, उस केस में बाकायदा रिसर्च इस चीज़ को प्रूव करती है कि अगर आप 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर रोज़ाना सैलेड पे डाल के खाते हैं तो आपकी वेस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। सैलेड पे डाल के खाना है, इसको पानी में डाल के, इसको लीमू के साथ, इसको शहद के साथ इस्तेमाल नहीं करना, स्ट्रिक्टली सैलेड पे डाल के इस्तेमाल लेकिन करना है। मैं एक आपको ज़रूर बता देती हूँ ड्रेसिंग, अगर आप सेब के सिरके को जैतून, थोड़ा सा उसके अंदर जैतून का तेल डालें, थोड़ी सी उसके अंदर काली मिर्च डाल दें और हल्का सा उसके अंदर सी सॉल्ट डाल दें और उसको अच्छी तरह शेक कर दें तो बड़ी अच्छी सी एक ड्रेसिंग बन जाती है। और जो जैतून का तेल है वो थोड़ी सी उसके खट्टेपन को कट कर देता है। बिल्कुल ऐसे बट ही है। एक्स्ट्रा वर्जन होना चाहिए और एक्चुअल जैतून का तेल होना चाहिए। रैंडम किसी तेल को मिक्स करके मत कीजिएगा, या कोकोनट ऑयल डाल ले या एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल डाल के अच्छी तरह उसको किसी भी प्लास्टिक की बोतल में डाल के, शीशे की बोतल में डाल के अच्छी तरह शेक कर लें और उसको फिर अपने सैलेड के ऊपर डाल दें और सैलेड को निचोड़ के, अच्छा सैलेड के तौर पे सेब को इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और आपसे सैलेड नहीं खाया जा रहा, बिकॉज सैलेड तो हमें वैसे भी 3 से 4 कप सब्जियां दिन में खानी चाहिए। अगर पकी हुई है तो चलो 2 कप तक सब्जी हमें दिन में खानी चाहिए। सब्जियों के अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं खा पाते। सैलेड तो उनसे बिल्कुल नहीं खाया जाता। उस केस में एक आधा फ्रूट उसमें ऐड कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर आपने उसमें फ्रूट ऐड किया है तो आप उधर से रोटी थोड़ी कम कर दें। जहाँ आप 1 रोटी खा रहे हैं, आप 3/4 चपाती कर लें, उस कैलोरीज को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लें, लेकिन इसको सब्जी के साथ मिक्स करके खाने में हर्ज कोई नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अनानास के बारे में बताएं, पाइनएप्पल के बारे में। अभी जो मैंने बात की कि आयरन का एप्पल सोर्स नहीं है, लेकिन आयरन का बहुत अच्छा सोर्स पाइनएप्पल है, तो ये बच्चों के लिए अब बहुत ये अच्छा ना 10 साल के बाद आके कह देना आयशा कि अब वो भी नहीं, अनानास भी नहीं नहीं, अब मैं तहकीक करके आई हूँ, प्रॉपर तहकीक करके आई हूँ। तो अनानास जो है वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, जिसके लिए ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज बच्चों में अक्सर आयरन की कमी होती है और हम इस चीज़ को समझते नहीं है कि आयरन विटामिन सी के बगैर एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये वो फल है जिसके अंदर आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा, जिसमें आपको आयरन भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, विच मीन्स कि ये आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट, यानी हाई होने या लो होने से बचाने में, ब्लड प्रेशर को स्टेबल करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है। बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है एंड इसके साथ साथ ये हमारी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रही थी दैट पाइनएप्पल डजंट सूट एवरीवन। बिल्कुल ऐसे, ये पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा एलर्जी कर सकता है बहुत सारे केसेस में, और उसकी निशानी होती है आंखों के इर्द गिर्द पफीनेस होना शुरू हो जाती है, और ये तब होता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा पाइनएप्पल का इस्तेमाल करते हैं। एक इसको लेकर चीज़ ये कही जाती है कि पाइनएप्पल के एंजाइम्स ऐसे हैं जो प्रेग्नेंट फीमेल्स को सूट नहीं करते, तो प्रेग्नेंट फीमेल्स को पाइनएप्पल अवॉइड करना चाहिए। कहते हैं कि प्रेगनेंसी मतलब आप कुछ अर्ली डिलीवरी वाला मसला हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसके जो एंजाइम्स हैं वो प्रेगनेंसी में सूट नहीं करते, मगर इस पर मज़ीद रिसर्च अभी जारी है, तो ये हम एक फैक्ट तो स्टेट नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर एक चीज़ जिस पे जो कंट्रोवर्शियल है या जिस पे रिसर्च चल रही है तो बेहतर है इसको प्रेगनेंसी में, इसको पपाया को और ग्रेप फ्रूट को, 3 फलों को आपने प्रेगनेंसी में अवॉइड करना। पपाया, ग्रेप फ्रूट एंड पाइनएप्पल, इन तीनों को प्रेगनेंसी में अवॉइड करें जब तक कोई क्लियर तहकीक जो है हमारे सामने नहीं आती। अच्छा व्यूअर्स, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जमील चीमा और नदीम चीमा से नेक्स्ट ड्रिंक के बारे में जानेंगे कि वो हमें क्या बनाना बताएंगे। होपफुली ये वाली ड्रिंक जो है वो अनानास पे ऊपर ज़्यादा जो है वो फोकस करेगी। हम ब्रेक के बाद उनसे जानेंगे। उसके अलावा ये भी जानेंगे कि आप पाइनएप्पल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने पाइनएप्पल को हमेशा किसी डिज़र्ट फॉर्म में ही देखा है, तो पाइनएप्पल को किस तरीके से इस्तेमाल करें कि उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स हों। ऑल्सो टिन वाले पाइनएप्पल के बारे में इनका क्या ओपिनियन है, ये सब जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शेफ़ राहीला ने हमारी बड़ी ही ब्रिलियंट सारी डिशेस तैयार कर दी हैं। जी आप ही? जी, समोसे भी तैयार हैं, कटलेट्स भी तैयार हैं और ड्रिंक भी तैयार है, सत्तू ड्रिंक। अब देखें ना व्यूअर्स, ये तीनों वो चीज़ें हैं जो हम बाहर से जाके पीते हैं या खाते हैं। हम अगर घर पे इनको बना लेते हैं, दिल चाह ही रहा है समोसा खाने का, तो कम से कम घर पे बना ले।
रादर देन बाहर की चीज़ें हम लेके आते हैं, अनहेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाते हैं और फिर तबीयतें भी ख़राब होती हैं। और आजकल स्पेशली गर्मियों में तो व्यूअर्स ख़ास एहतियात करनी चाहिए कि बाहर की चीज़ें ना खाएं। आयशा नासिर बेचारी यही तो हमें कह कह के दीवानी हो गई है कि खाना ही है तो वो चीज़ खाएं जो आपको बीमार नहीं करेगी। अच्छा, नेक्स्ट अपनी ड्रिंक की तरफ चलते हैं, टू आवर जूस कॉर्नर। यस बॉयज, चीमा ब्रदर्स। जी पे हम लोग पीना कोलाडा बना रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, और रेस्टोरेंट अगेन ये वो वाली ड्रिंक है जो आप रेस्टोरेंट्स में जाके पीते हैं, ये नहीं पता कि उसमें साफ़ चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। ये आप घर पे भी बना सकते हैं या किसी जैसे कि इन लोगों का जो सेटअप है वहाँ पे ये बड़े नीट एंड क्लीन चीज़ें भी, जो ड्रिंक्स वगैरह भी बनाते हैं, अगर पानी इस्तेमाल करते हैं तो मिनरल वाटर यूज़ करते हैं। सो जाएँ तो सोच समझ के जाएँ किसी जगह। जी जी, पीना कोलाडा बना रहा हूँ मैं। क्या क्या डलेगा इसमें? पीना कोलाडा में सबसे पहले पाइनएप्पल डालेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें पाइनएप्पल ब्रोकन है ये, इसमें कोई 10 से 12 हम लोग डालेंगे स्लाइसिस के। और इसमें क्रीमी कोकोनट जाएगा 4 चम्मच। कोकोनट क्रीम जिसको हम कहते जी। हैं। इसमें वैसे आप कोकोनट मिल्क भी डाल सकते हैं कोकोनट या मिल्क। कोकोनट क्रीम, बट वो ज़रा हैवी हो जाता जी है। बिल्कुल। और पाइनएप्पल जूस जाएगा इस पे 1 ग्लास। 1 ग्लास। शुगर डालना चाहें तो डाल सकते बिल्कुल। हैं, लेकिन ज़रूरत वैसे पड़ती नहीं है। जी बिल्कुल। और आइस अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइस इसमें जितनी इस्तेमाल करनी है वो बाद में यूज़ की जा सकती है। एंड देयर यू गो, विद इन अ फ्यू मिनट्स क्या फ्यू सेकंड्स आपका पीना कोलाडा तैयार हो गया। यस, बहुत ज़्यादा ना डालिएगा, हमने चखने हालांकि- की हद तक ही पीना है। और ऑफ कोर्स इसके अंदर आप क्रश्ड आइस डालें, एंजॉय करें, लेकिन अगर थ्रोट के इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ क्रश्ड आइस फिर आप अवॉइड करें। अतः चीज़ का बेनिफिट जो है वो उसके साथ आप अपने आप को नुकसान दे देते हैं। तो ये हमारी जो है ड्रिंक्स पीना कोलाडा तैयार हो गई। देयर यू गो। साथ में आप उसके अंदर इस तरह की मज़े की लवाजमात लगा देंगे तो क्या ही बात है। अच्छा ये बताइए, और देयर यू गो, पीना कोलाडा इज़ रेडी। अच्छा ये बताएं कि हम पाइन एप्पल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली लोग ड्रिंक्स में या तो यूज़ करते हैं या फिर सिर्फ डिज़र्ट्स में यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ज़्यादातर इसको मीठे में इस्तेमाल किया जाता है या स्मूदीज़ में, जैसे आपने अनानास बताया। की बात करें व्यूअर्स, अगर पाइन एप्पल की नहीं समझ आ रही तो अनानास। तो अनानास बहुत अच्छा एक स्नैक भी है, मिड मॉर्निंग स्नैक के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ टिन या कैन में मिलता है फ्रेश उसके बारे में अनानास। क्या ओपिनियन है? उस पे जो स्वीट सिरप है वो कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, आप किसी वजह से फ्रेश अनानास नहीं ले सकते, जैसे कि आप बता भी रहे थे बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होता है, उस केस में आप ये कर सकते हो, आप टिन या कैन वाला अनानास लें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। उसमें आप टिन या कैन वाला अनानास लें और उसको पोनी जिसमें हम चाय पुनते हैं उसमें डाल के नलके के नीचे वॉश कर दें, तो उसका जो स्वीट सिरप होगा वो कम से कम रह जाएगा। अगर आपको फ्रेश अनानास अवेलेबल नहीं है तो टिन वाला इस तरह से इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि आपको फ्रेश ही मिल जाए। तो हमारे यहाँ टिन या कैन में मिलता है, इसलिए हम उसका ज़्यादा स्मूदीज़ में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको फ्रेश मिलता है आप उसको स्नैक के तौर पे इस्तेमाल करें। 1 कप जो है वो आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी देगा, फाइबर का भी बहुत अच्छा सोर्स है। और फाइबर के बारे में हम जानते हैं कि ये हमें बहुत सारी बीमारियों, कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारी, शुगर से बचाता है। हाँ, अगर आप टिन या कैन वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये शुगर से बचाएगा नहीं कम अज़ कम। डायबिटीज़ के पेशेंट, हाँ, ये शुगर से बचाएगा नहीं अगर आप टिन या कैन में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश इस्तेमाल करते हैं, 1 कप इस्तेमाल करते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। अगर फ्रेश इस्तेमाल करते हैं तो डायबिटिक पेशेंट 1 मेजरिंग कप में जितना आता है कटा हुआ फ्रेश अनानास, वो एज अ स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ कोई और चीज़ नहीं लेनी। ये नहीं कि अनानास भी खा लिया, उसके ऊपर एक एप्पल भी खा लिया तो वो फिर 2 फ्रूट सर्विंग्स हो जाएंगी, वो नुकसानदेह है। और वही चीज़ जो हम व्यूअर्स पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि एट द एंड ऑफ द डे, अब जैसे कि ये बड़ा ही मज़े का बाय द वे पीना कोलाडा तैयार किया और हमने यही रिक्वेस्ट की थी कि हेल्दी अंदाज में हमें बनाना सिखाएं। उस तरह से ना बताएं कि मतलब वो जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा चीनियाँ डाल रहे हैं, सोडाज डाल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वही वाली चीज़ होती है ना कि अगर सोडा डालना है तो उसकी जगह आप सोडा वाटर भी डाल सकते हैं रादर देन जो शुगर वाली ड्रिंक्स होती है, क्योंकि शुगर फ्री भी जो डाइट ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बड़ी नेगेटिव होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ऑब्जेक्टिव ये है कि कंज्यूम करनी है अच्छी चीज़ें। अच्छा, नेक्स्ट ड्रिंक क्या बना रहे हैं? नेक्स्ट आप लोग बना रहे हैं एप्पल और पाइनएप्पल और मिंट के साथ ठीक मिक्स है। पंच बना रहे हैं जी। इसके- एप्पल, पाइनएप्पल और मिंट। और मिंट। अब देखिए ना, आपने सेब कटा हुआ डाल लिया, बिल्कुल। आपने पाइनएप्पल डाल लिया और कोशिश
जी, इसमें 1.5 एप्पल डाला है मैंने और वही 10 से 12 स्लाइस इसके पाइनएप्पल के ऐड किए मैंने। आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं और पाइनएप्पल और एप्पल का जूस भी ऐड कर सकते हैं इसमें आप। या आप स्पार्कलिंग वाटर भी डाल सकते जी हैं। बिल्कुल, प्लेन वाटर भी डाल सकते हैं आप इसमें। प्लेन वाटर भी अगर आप डाल लें या स्पार्कलिंग वाटर डाल लें तो वो थोड़ा सा फिज वाला एलिमेंट भी आ जाता है और बच्चों को पिलाएंगे। और अच्छा, उसके अंदर बर्फ ज़्यादा डाल दें तो वो एक स्लश बन जाएगा। जी बिल्कुल, स्लश बन जाएगा। और बच्चों को तो वैसे ही स्लश और इस तरह की चीज़ें शदीद पसंद होती हैं। जो चीज़ बुरी हो उनके गले के लिए वो वैसे ही बच्चों को यस, बट द पॉइंट इज अगर देना ही है, आप देखो गोला तैयार करते हैं लोग घरों में, मतलब बाहर। अब देखिए ना व्यूअर्स, इसमें पुदीना भी है इसके अंदर, और पुदीने के बारे में आप अक्सर बहुत ज़्यादा ज़रा बल्कि वो मिनट जो पे भी आप बात कर बता लेते हैं। रही थी कि मुझे एसिडिटी हो गई, पुदीना उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी भी वजह से एप्पल साइडर लेके या किसी वजह से आपको एसिडिटी हो जाती है, सौंफ, इलायची, पुदीने इसका कहवा लें। पुदीना आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वेट लॉस के लिए ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है, वेट लॉस, बिकॉज ये आपकी हंगर भी सप्रेस करेगा और डाइजेशन में भी एड करेगा। बहुत सारों लोगों का वेट लॉस या बहुत सारे मसले सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि उनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं, आप अच्छा फील ही नहीं करते, आप दिमाग से अच्छा फील नहीं कर रहे, आप वैसे फिजिकली अच्छा फील नहीं कर रहे, तो ये पुदीना आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एंड अभी पाइनएप्पल की एक बात मेरी रहती है जो मैंने ज़रूरी बतानी है, वो है एथराइटिस के पेशेंट के लिए। एथराइटिस बड़ी पेनफुल एक बीमारी है और मैं 2 बीमारियों से दुआ मांगती हूँ कि या अल्लाह मुझे ये 2 बीमारियाँ ना हो, एक एथराइटिस ना और एक कैंसर ना हो। दोनों बहुत इनकी जो इनका ट्रीटमेंट प्लान होता है वो बड़ा पेनफुल हो जाता है। एथराइटिस में पेशेंट के वो एक जगह इतनी स्टिफनेस होती है कि अगर वो उठा है तो वो ऐसे ही है और वो काफ़ी देर ऐसा रहता है, फिर उसको मसाज वगैरह करना और पड़ता है। फिर उंगलियां और पैर टेढ़े होने शुरू हो टेढ़े जाते होना हैं, शुरू हो हड्डियां जाते बाहर हैं, निकलनी शुरू हो जाती हैं। और पता है एस्थेटिकली जो है इंसान, चलो फिजिकली भी पेन में होता है। मेरी एक जानने वाली हैं, उनको मीडिया में ही काम करती हैं, उनको आर्थराइटिस है। मुझे बार बार दिखाती है, कहती है जुगन मेरी उंगलियां, मेरे हाथ इतने प्यारे होते थे, ये देखो अब मेरी ये वाली उंगली टेढ़ी हो गई है, ये वाली मेरी उंगली के अंदर अजीब सा बम्प निकल आया है। बड़ी ही अजियतनाक सो बीमारी। एथराइटिस के लिए ये बहुत अच्छा है बिकॉज ये इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करता है। एथराइटिस में बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जितनी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी एथराइटिस उतना पेनफुल होता जाएगा। आप एथराइटिस को पूरी उम्र ठीक नहीं कर सकते, आप इसको सप्रेस कर सकते हो, आप इसके सिम्टम्स को कम कर सकते हो, तो पाइनएप्पल उसके लिए बहुत अच्छा है। वंडरफुल। अच्छा, और ये बताइए कि क्या पाइनएप्पल और एप्पल की कॉम्बिनेशन लेना ठीक है? बहुत अच्छा है, बल्कि क्योंकि हम देखें ना, ये जो अभी जो हमने जैसे कि जूस जो बनाया जो तैयार है अब, उसमें हमने पाइनएप्पल, एप्पल और मिंट का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, ये अगर तो आपको शुगर नहीं है तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर जैसे बच्चों को दिया जाए तो इसके अंदर विटामिन बी का बड़ा अच्छा एक कॉम्प्लेक्स दोनों के अंदर मौजूद है, तो ये बच्चों की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ख़वातीन की अगर बात करें तो उनके पट्ठों के लिए, जो हम ख़वातीन का अक्सर कोई ना कोई पट्ठा भी खींची जाता है काम कर करके, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। वैसे भी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत अच्छा है, दिल की बीमारियों से बचाने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आपको शुगर या कोई इस तरह का मसला है तो आपने कभी भी 2 फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन नहीं बनाना, बिकॉज फ्रूट शुगर हाई होने से आपकी ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाएगी। आपका फाइनल मैसेज लेना है, लेकिन जमील चीमा और नदीम चीमा से फाइनल ड्रिंक हम जानेंगे। अब फाइनली आप हमें एप्पल पाइनएप्पल टाइप कॉम्बिनेशन में क्या बनाना सिखाएंगे? जी, पाइनएप्पल और मिंट के साथ बना रहे हैं हम लोग, और पाइनएप्पल जूस, और आप इसमें शुगर, हनी वही ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप विदाउट शुगर ले लें। आप उसकी रेसिपी बताता हूँ जी आपको। वही आ गई, इस पर 5 से 6 टहनियों के पुदीने के पत्ते आ जाएंगे जी इस पर। पुदीने के आप बड़े फ़ैन हैं। बहुत ज़रूरी है ये। और बाय द वे, जब आप एप्पल वगैरह के साथ कोई चीज़ बनाएं तो उसी वक्त एप्पल को कट करें और उसको इस्तेमाल करें। हम सबसे गलत चीज़ ये करते हैं कि सेब काट के सुबह दोपहर को मतलब कट करके निकल गए कि बच्चों को स्कूल से लेके आएंगे तो उसके बाद उनको सेब खिला देंगे, सेब ख़राब हो जाता है। बच्चों के साथ अगर सेब भेजना है स्कूल तो फुल एप्पल भेजें, वो जो उसका वरना ऑक्सीडेशन से वो ख़राब हो जाता है। ये क्या हमने कंबाइन किया? पाइनएप्पल जूस, ठीक है। सो पाइनएप्पल जूस और मिंट, और इसको आप आइस डालें तो आपका ये पाइनएप्पल गोला बन जाएगा। हम अभी यही ब्रेक में बात कर रहे थे कि गोला लोग खाते हैं बाहर से लेके,
तो बेहतर नहीं है कि आप घर पे ही मदर्स इस तरह से तैयार कर दें। वो जो हम लाल शरबत डाल डाल के इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, अगर फ्रूट्स की कॉम्बिनेशन से बना दे, फ्रूट भी चला जाएगा बच्चे के अंदर, बच्चे की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी। तो आज भी आपने देखा हमने बहुत सी आपको हेल्दी ऑप्शंस बताए ड्रिंक्स में, एंड बहुत बहुत शुक्रिया जमील चीमा और नदीम चीमा का फॉर कमिंग स्पेशली और हमें गाइड करने का। हम लोग एक्चुअली मंगवा लेते हैं बाहर से जूसेस और इन लोगों की बिज़नेस भी है, बट स्पेशली आए और हमें मतलब ऑन एयर बताया कि भाई जो लोग नहीं अफोर्ड करते या जो लोग घर पे करना चाहते हैं तो आप भी ईजिली ये ड्रिंक्स तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोगों की फेवरेट चीज़ें आपने आसानी से घर पे बनाना सिखा दी। थैंक यू सो मच। और फाइनली आयशा, व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगी आप? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारी डाइट के अंदर ज़रूरी होने चाहिए। ये जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि हम फ्रूट्स नहीं खा सकते, फ्रूट नहीं पसंद हमें, किसी और फॉर्म में आप ले लें, आप स्मूदी की फॉर्म में ले लें, शेक की फॉर्म में ले लें, या जैसे अनानास की हम बात कर रहे थे तो वो नमकीन में, अगर आप हेल्दी पिज़्ज़ा घर में बनाते हैं तो वो उस पर इस्तेमाल हो सकता है। बाहर जहाँ अनानास बड़ी आसानी से अवेलेबल है, वो नमकीन चीज़ों के साथ कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल किया जा स्वीट एंड सकता है। सार चिकन जब बनती है यहाँ पे पाकिस्तान में, हम जब चाइनीज़ कुजीन की बात करते हैं उसमें पाइनएप्पल का इस्तेमाल होता है। मैंने बाहर के मुल्क में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिज़र्ट देखी कि पाइनएप्पल को उन्होंने ग्रिल कर दिया, प्लेन पाइनएप्पल को, उसके अंदर कुछ डाला नहीं, बट ऑब्वियसली जब आप उसको कुक करते हैं तो उसकी विटामिन सी कंटेंट कम हो जाता है, बट हल्का सा पाइनएप्पल को ग्रिल करके भी आप खा सकते हैं बाय इटसेल्फ। ना खाने से तो बेहतर है कि हम उसकी कोई ना कोई फॉर्म बदल लें, या ऐसी फॉर्म जिसमें वो हमें एटलीस्ट पसंद आ जाए, उस फॉर्म में आप लेना शुरू कर दें। बेहतर तो ये है फ्रूट को फुल फॉर्म में लिया जाए, लेकिन अगर आपसे नहीं खाया जाता तो आप इसकी कोई ना कोई फॉर्म बदल के फ्रूट की 2 सर्विंग दिन में ज़रूर होनी चाहिए। मिनिमम 2 फ्रूट की। और वेजिटेबल्स की कितनी? 5 to 7 सर्विंग्स आइडियली, जिसमें पकी हुई सब्जियां जो हैं वो आधा कप 1 सर्विंग के बराबर है और कच्ची सब्जी 1 कप 1 सर्विंग के बराबर है। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि बड़े कम लोग हैं जो इतनी खाते हैं, लेकिन वही बात है ना, फिर व्यूअर्स कॉन्स्टिपेशन, पेट के अमराज मसाइल, परेशान होते हैं और फिर डॉक्टर्स के पास भागते हैं, फिर वो आपको फाइबर देते हैं जो आप नेचुरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ले सकते हैं। तो 2 फल के पीस और 5 से 7 सब्जियां डेली आपको लेनी चाहिए ताकि आप एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम देखने का, हमारे सारे जो आज शो के हिस्सा रहे हैं लोग, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेब, अनानास, एनी फ्रूट्स, एनी वेजिटेबल्स ज़रूर इस्तेमाल करें। एतदाल से करेंगे तो वेट भी नहीं बढ़ेगा, और बल्कि एप्पल तो वेट लॉस के लिए भी यूज़ किया जाता है। ना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।